हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ऐसे ही कहानी सबसे पहले सुनने के लिए SKR नॉवेल बॉय को सब्सक्राइब करना ना भूले। एपिसोड 1 ईवा जिंदल यू डिजर्व दिस हेल। एक बड़े से विला के रूम के अंदर एक लड़की जंजीरों से बंधी हुई थी। उसके दोनों हाथ और पैर बंधे हुए थे। रूम में अंधेरा था, बस एक लैंप चल रहा था जिसकी वजह से रूम में हल्के हल्के रोशनी थी। उस लड़की की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, पूरे शरीर में चोटों के निशाना भरे हुए थे। उसके माथे से खून निकलते निकलते सूख चुका था और चेहरे पर थप्पड़ के निशान थे। उसे देखकर लग रहा था कि उसे करीबन 1 महीने से टॉर्चर किया जा रहा है। तभी उस रूम का गेट खुलता है, 2 परछाई उसकी तरफ कदम बढ़ती है। उसमें से एक लड़की थी और एक लड़का। उसके पास आकर उस लड़के की हालत देखकर हंसने लगते हैं। वह लड़की अपने घुटनों के सहारे बैठकर उसे जख्मी लड़की के गालों को पकड़कर उसे दबाते हुए गुस्से भरी आवाज में बोली, अंडरस्को तुम साइन करोगे कि नहीं, क्योंकि तुम ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने वाली हो। उसकी हालत कोई देख ले तो उसकी रूह कांप जाए। वह जख्मी लड़की अपने दर्द को छुपाते हुए अपनी लड़खड़ाती जुबान से बोली, अंडरस्को कभी नहीं तुम लोगों को अपनी मम्मी पापा की मेहनत की कमाई नहीं दूंगी, कभी नहीं। फिर वह अपनी नज़रें उठाकर सामने खड़े उस लड़के को देखकर दर्द भरी मुस्कुरा कर बोली, अंडरस्को मैंने तुमसे प्यार किया था, लेकिन तुमने सिर्फ मुझसे मेरी प्रॉपर्टी के लिए शादी करनी चाहिए। तुमने मेरी आंखों के सामने मेरे माँ पापा को मार दिया। मेरी आंखों के सामने कितना तड़पे थे वो लोग। मैंने तुमसे कितनी भीख मांगी थी उन्हें छोड़ने के लिए, लेकिन तुमने नहीं सुनी। कितना दर्द हुआ होगा उन्हें। ये सब कहते कहते वह लड़की पैनिक करने लगी थी और उसके आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे थे। उस दिन का मंजर उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उद्धरण चिन्ह। उस जख्मी लड़की की हालत देखकर वह लड़का ठहाका मारकर हंसने लगा, फिर उसके सामने बैठकर उसकी गालों पर एक जोरदार जड़ दिया, जिससे वह लड़की खुद को संभाल नहीं पाए और तुरंत ही जमीन पर गिर गई। फिर वह लड़का लड़की के बालों को पकड़कर उन्हें खींचते हुए उसका चेहरा अपने सामने कर बोला, अंडरस्को तुझे क्या लगता है राहुल मित्तल की औकात इतनी छोटी है जो तुम जैसे लड़की से शादी करेगा? नहीं, क्या है तुम में, खूबसूरती के सिवा कुछ भी नहीं। हम दोनों इतने महीनों तक रिलेशनशिप में रहे हैं, लेकिन तूने मुझे हाथ तक लगाने नहीं दिया। बहुत ही घमंड है तुझे अपनी इस खूबसूरती पर। तेरी वह हालत करूंगा कि खुद को पहचान नहीं पाएगी। वह लड़की जो घुटनों के बल उस जख्मी लड़की के सामने बैठी थी, वो एविल स्माइल करते हुए देख रही थी। उस लड़की को देख राहुल से चिपक कर उसके गालों पर किस करते हुए बोले, अंडरस्को तुम्हें क्या लगा मैं इसकी बहन हूँ? वह तो हमने तुम्हें दिखाने के लिए हमारा रिश्ता छुपाया। मैं राहुल की गर्लफ्रेंड हूँ। उसने तो तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं। वह सिर्फ समारा ओबरॉय का है और हमेशा रहेगा। तुम जैसे लड़कियों उसकी जिंदगी में आए और गई। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर समारा ने इस लड़की के बाल राहुल से छुड़ाया और उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। वो लड़की उन दोनों को बिना किसी भाव के देख रही थी। ये सब देखकर उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अचानक ने उसकी आंखों के सामने कुछ सीन चलने लगे। फिर वह इन दोनों को बहुत ही नफरत भरी निगाहों से देखने लगी और खुद से बोली, अंडरस्को ईवा ये सब तेरी गलती है। तेरी वजह से माँ पापा की जान गई, सिर्फ तेरी वजह से। वह कितना प्यार करते थे, तूने उनकी जान ले ली। जान ले ली है तूने इसकी वजह से अपने पापा से लड़ाई की थी, जो यहाँ पर किसी और के साथ रोमांस कर रहा है। और तेरी क्या हालत हो गई है। माँ पापा ने मुझे प्रिंसेस की तरह पाला, हमेशा तेरी विश पूरी की, लेकिन तूने उनकी जान ले ली। तुझे यही सजा मिली चाहिए। तुझे तिल तिल के मार जाना चाहिए। तुझे मर जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये सब कहते रहते उसका गला भर आया था। उसका दिल बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो चीखना चाहती थी, जी भर के रोना चाहती थी, लेकिन वो ये सब करके उन दोनों के सामने अपने आप को कमर नहीं दिखाना चाहती थी। उसने अपने आंखों में आए आंसू को पोंछा और उन दोनों की तरफ से नज़र हटा ली। ये है हमारी कहानी की हीरोइन ईवा जिंदल। ये बहुत ही अमीर परिवार से है। देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, नटखट, शैतान और अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। छोटी सी छोटी ख्वाहिश इनके मम्मी पापा ने पूरी की थी, लेकिन ईवा की एक गलती ने उसके माँ बाप को उससे छीन लिया। उसने राहुल से शादी करने की जिद की थी। उसके मम्मी पापा को राहुल नहीं पसंद था, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए उन्होंने हाँ कर दिया था। शादी की रात को ही राहुल ने उनके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए कहा था, जिससे उसके पापा ने मना कर दिया था।
राहुल ने ईवा के सामने ही उसके माँ बाप को बड़ी हो बेरहमी से मार डाला था, जिसे देखकर ईवा की रूह कांप गई। राहुल इतने में नहीं रुका, उसने और उसकी गर्लफ्रेंड ने मिलकर इसको कैद कर लिया और 1 महीने से उसे टॉर्चर कर रहे हैं ताकि वह प्रॉपर्टी उनके नाम कर दे, क्योंकि उनके माँ बाप के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी ईवा के नाम होने वाले थी। ईवा ने ये सब करने से मना कर दिया था, इसी वजह से वह ये सब के रही थे। एपिसोड 2 किस और अंत या आरंभ। अब आगे। थोड़ी देर ही उस रूम में समारा और राहुल को सिसकियां गूंज रही थीं, जिसे सुनकर ईवा अंदर तक टूटती जा रही थीं। लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आने दिया। उसने अपने बंधे हुए हाथ से एक कान को ढाका, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वह मधोशी बड़ी आवाज धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। करीबन 1 घंटे बाद राहुल और समारा बिस्तर से उठे और अपने अपने कपड़े पहनकर उसे ईवा के पास जाकर खड़े हो गए। समारा तो उसे ईविल स्माइल देने लगी। तभी एक मेड रूम के अंदर आए। उसके हाथ में इस वक्त खाने की प्लेट थी। उसने खाने की प्लेट जाकर ईवा के सामने फेंक दी, जिसे देखकर वह समारा बोली, अंडरस्को, लो तुम्हारा खाना आ गया है, खा लो, तुम्हारी औकात इतनी ही है। ईवा ने प्लेट जिसमें सूखी रोटी, मिर्ची और नमक था। 1 महीने से उसे यही खाना मिल रहा था। राहुल समारा को कमर से पकड़कर अपने करीब किया और उसके बालों को कान के पीछे कर ईवा को देखकर बोला, अंडरस्को, आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मेरे बेबी ने मुझे सेटिस्फाई जो किया है। इसी खुशी में खाना खाने के लिए तुम्हारे हाथ खुलवा देता हूं, आराम से चैन से खाना खाओ। फिर समारा के होठों पर एक डीप किस करता है। रूम से बाहर निकलते हुए उस मेड को देखकर रौबदार आवाज में बोला, अंडरस्को, जब तक ये लड़की खाना ना खा ले उसके हाथ खुले रहन देना। इतना कहकर वह हरा समारा को लेकर चला गया। नौकरानी वहीं पर खड़े होकर ईवा को दया भरी नजरों से देख रही थी। उसने थोड़ी हिम्मत की और जल्दी से ईवा के पास जाकर उसके हाथ पर खोलते हुए बोली, अंडरस्को, मैडम आप भाग जाए यहाँ से, वरना ये लोग मार देंगे। ईवा जो अपने मम्मी पापा के बारे में सोच रही थी, उसने जैसे ही उसकी हरकत देखी वो थोड़ी सी कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ पर उसकी कोई मदद भी करने वाला है। उसे लगा शायद उसके लिए कोई अगला ट्रैप होगा। वह जल्दी से बोली, अंडरस्को, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? उस नौकरानी से जल्दी से ईवा के हाथ पैर खोलें और अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, अंडरस्को, मैडम आपकी मम्मी पापा ने मुझ पर बहुत एहसान किया है। उन्हीं की वजह से मेरी बेटी आज जिंदा है। मैं इतने दिन से आपकी मदद नहीं कर पाए, मुझे मौका नहीं मिला, आज मिला है, आप यहाँ से भाग जाए, जल्दी करिए वरना वो लोग फिर से आ जाएंगे। इतना कहकर वह जल्दी से उठी और विंडो के पास जाकर उसने चुपके से इसे खोलकर नीचे झांक कर देखा। वहां पर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा हर जगह फैला हुआ था। ये देखकर उसने राहत की सांस ली और जल्दी से बेडशीट उठाए और अलमारी से एक और बेडशीट लेकर आए। दोनों को साथ में बांध दिया और खिड़की से बांधकर उसे नीचे की तरफ लटका दिया। फिर ईवा को देखकर बोली, अंडरस्को, मैडम जल्दी कीजिए। उसकी हिम्मत देखकर ईवा थोड़ी हिम्मत करके खड़ी होते हुए बोली, अंडरस्को, मैं तुम लोगों से बदला लेकर रहूंगी, मेरा इंतजार करना। वह उठी, लेकिन अगले पर वह धम्म की आवाज के साथ जमीन पर गिर गई। उसने अपने पैरों को देखा जिस पर बेदिया के निशान थे और उनमें से खून भी निकल रहे थे। वह तो ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर उसकी आंखों के सामने वही सब सीने चलने लगा। उसने हिम्मत की और बेड का सहारा लेकर खड़ी हुई। धीरे धीरे चलकर वह खिड़की के पास गई। किसी तरह वह नीचे उतरने लगा। वह इस नौकरानी को आंखों ही आंखों में थैंक यू बोला। उसके नीचे उतरते ही उसे नौकरानी ने तुरंत ही बेडशीट ऊपर खींची और उन्हें खोलकर अच्छे से सब कुछ सेट कर दिया, जैसे कि कुछ हुआ ना हो, और फिर रूम का गेट लॉक करके बाहर चली गई। ईवा सुनसान रास्ते पर लड़खड़ाती कदमों के साथ चल रही थी। उसकी नज़रें बार बार पीछे की तरफ जा रही थी, कहीं वह लोग उसके पीछे तो नहीं आ रहे हैं। इसकी लंबे काले घने बाल इस वक्त खुले हुए थे, तेज हवा के कारण लहरा रहे थे। उसके शरीर पर और माथे पर, पैरों पर लगी चोटों से खून पानी की तरह बह रहा था, लेकिन उसे यहाँ से बस निकलना था। तभी मौसम ने अपना रुख बदला, बहुत ही तेज हवाएं चलने लगी। आसपास का माहौल एकदम डरावना हो गया। आज वर्षा देवता भी ईवा के साथ नहीं थे, वह भी बरसने लगे। बारिश के साथ साथ जोरों की आंधी भी चल रही थी।
जिससे ईवा के कदम धीमी पड़ गए। आसपास का माहौल इतना डरावना हो गया था कि ईवा को भी अब डर लगने लगा था, फिर भी वह हिम्मत करके आगे बढ़ जा रही थी। वह इस वक्त पूरी भीग गई। वह थोड़ी दूर चली होती कि उसके आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन वह जबरदस्ती अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी। इसने अपने बहते आंसू को पूंछकर बोली, अंडरस्को, नहीं ईवा, तू ऐसे हार नहीं मान सकती। तुझे अपने मम्मी पापा की मौत का बदला लेना है। तू हार नहीं मान सकती, समझी, तू हार नहीं मान सकती। वो बेसुध होकर बस चले ही जा रही थी। तभी तेजी से आती हुई गाड़ी उसे टकराए, जिससे ईवा 2 कदम पीछे होकर गिर गई और वह तुरंत बेहोश हो गई। गाड़ी में बैठा शख्स गेट खोलकर बाहर आया। उसका ऑरा बहुत ही डरावना था। उसके पर्सनैलिटी कोई देखे तो बस देखता रह जाए। उसने इस वक्त अपने चेहरे पर मास्क लगाया था। वह ईवा के पास आया और उसे देखने लगा, लेकिन ईवा का चेहरा वह नहीं देख पाया क्योंकि उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। उसने आसपास देखा। आसपास का माहौल देखने के बाद उसने ईवा को अपनी गोद में उठाए और गाड़ी के पास ले जाने के लिए पीछे मोड़ था कि एक गोलियां आकर उसके पीठ पर लगी। लेकिन उस लड़के को जैसे कोई फर्क ही न पड़ा हो। वही ईवा को धीरे धीरे होश आने लगा था। उसने अपनी आंखों से उस हैंडसम से लड़के को देखा। उसने मास्क लगाया हुआ था, उसके बावजूद वह बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। ईवा उसे एकटक देख रही थी कि उसके कानों में गोली की आवाज पड़ी। उसने अपना सिर घुमाकर देखा तो कुछ दूरी पर राहुल और समारा खड़े थे। राहुल के हाथ में इस वक्त गन थी। ईवा अंदाजा लग गया था कि उसने गोली चलाई। ये सोचकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह उस लड़के को देखकर उसके कंधे पर मरते हुए लड़खड़ाती आवाज में बोली, अंडरस्को, तुम कौन हो? छोड़ो मुझे, यू जय यहाँ से, वरना वो लोग तुम्हें भी मार देंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और की जान जाए। छोड़ो मुझे, वह तुम जाओ यहाँ से। लेकिन उस लड़के ने ईवा की कोई बात नहीं सुनी और अपने कदम आगे बढ़ा दिया। ये सब देखकर राहुल को बहुत ही गुस्सा आने लगा। उस गन में जितनी भी गोली थी सारी की सारी उस लड़की के शरीर में उतार दी। वह लड़का ईवा को गोद में लिए ही अपने घुटने पर आ गया। उसने आराम से ईवा को नीचे उतारा और अगले ही पल वह जमीन पर गिर गया। ये सब देखकर ईवा पैनिक करने लगी, क्योंकि अब एक और इंसान की मौत का बोझ वो अपने सर पर नहीं लेना चाहती थी। वह किस तरह उठी और उस लड़के के गालों को थपथपाते हुए बोली, अंडरस्को, सुनो सुनो, तुम कौन हो? उठो उठो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हें मेरी आवाज़ सुन रहे हो? उठो। उसे इस हालत में देखकर ईवा बहुत तेज तेज रोने लगी, लेकिन उस लड़के ने कोई आंसर नहीं किया, जिससे पता लग रहा था कि वह मर चुका है। राहुल और समारा दोनों ईवा के पास आए। राहुल ईवा को देखते हुए गुस्से भरी आवाज में बोला, अंडरस्को, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम वहां से भाग आए। लगता है तुम्हारा आखिरी समय आ गया है। ईवा तुरंत ही उसके सामने हाथ जोड़कर गड़बड़ कर बोली, अंडरस्को, प्लीज़ तुम जो बोलोगे मैं वह करूंगी। प्लीज़ इसे हॉस्पिटल पहुंचा दो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की जान जाए। प्लीज़ मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। इतना कहकर वह राहुल के पैरों को पकड़ लिया। लेकिन राहुल इतना बेरहम हो चुका था कि उसने एक झटके से अपना पर छुड़ाया, जिससे से ईवा का सिर पत्थर पर टकरा गया, जिससे उसकी चीख निकल गई। लेकिन उसे अपने दर्द का कोई एहसास नहीं था, उसे तो सिर्फ उस लड़के की फिक्र थी। समारा राहुल के पास आए और बोली, अंडरस्को, बेबी, इसको इसी समय खत्म कर देते हैं। यह मर जाएगी तो हम कुछ और प्लान बनकर सब कुछ हासिल कर लेंगे। अभी हमारे ये खतरा बन चुकी है, इसका मरना ही सही रहेगा। तुम सही कह रही हो जान, लगता है इसको आखिरी समय आ गया है। इसने 1 महीने में नाक में दम करके रखा है हम लोगों के। राहुल ईवा पास गया और उसे देखकर बोला, अंडरस्को, तुम्हें बहुत फिक्र है ना इस लड़के की? चलो तुम्हें भी इसी के साथ पहुंचा देता हूं, फिर इसकी सेवा करना जाकर वहां पर। ये सुनकर ईवा उसे कंफ्यूज भरी नज़रों से देखने लगी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि राहुल ने अपने हाथ में पकड़े चाकू को ईवा के पेट में घुसा दिया था। राहुल ने उसके पेट से चाकू निकाला। उसके ऐसा कहते ही ईवा की एक दर्दनाक चीख उस सुनसान जगह पर गूंज गई। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि कोई सुनता तो उसकी रूह कांप जाती, लेकिन राहुल और समारा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। राहुल ने उस पर 3-4 बार किया, जिससे ईवा की आंखें बंद होने लगी थी। उसकी आंखों के सामने अपने माँ बाप का चेहरा और इस अनजान शख्स का चेहरा आ रहा था।
जिसे उसे बचाने में अपनी जान दे दी। वह तुरंत ही गिर गई। उसे देख राहुल खड़ा हो और समारा को देखते हुए बोला, अंडरस्को चले बेबी, काम खत्म। इतना कहकर वह दोनों वहां चले गए। समारा के अंदर अभी सांस चल रही थी। उन लोगों के जाते ही उसने अपनी आंखें खोली। उसने अपने नजरें घुमाकर उस लड़के को देखा जो कुछ ही दूरी पर बेजान सा पड़ा हुआ था। ईवा किसी तरह हिम्मत करके उसके पास गई और अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब ले जाकर अपने कैप्टे हाथों से उसका मास्क हटाया। लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पाई क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। ईवा के दिमाग में पता नहीं क्या आया, उसने आगे बढ़कर उस लड़के के होठों पर किस कर लिया। किस करने के बाद उसने उसके होठों को छोड़ा और उसके चेहरे को देखते हुए दर्दभरी आवाज में बोली, अंडरस्को आई एम सॉरी, मेरी वजह से हुआ ये सब। अगर भगवान है मुझे कभी नया जीवन दिया तो मैं यही प्रार्थना करूंगी कि वह मुझे तुमसे मिला दे। तभी उसके हाथ में कुछ चुभा। उसके हाथ जो उस लड़के से सीने पर थे, उसने जल्दी से उसके शर्ट के अंदर हाथ डालकर देखा तो वो एक पेंडेंट था जो इस लड़के ने पहनी थी। ईवा ने तुरंत उसके फेक से निकलकर अपने गले में पहन लिया। इसी के साथ ही उसने अपनी आखिरी सांस ली। सुनसान रास्ते पर दोनों को लाशें पड़ी हुई थी। बारिश जोरों शोरों से हो रही थी और उतनी ही तेज हवा भी चल रही थी। एपिसोड 3 ईवा's रीबर्थ और खतरनाक आंखें। एक लड़की पानी में डूब रही थी और आसपास के लोग उसे बचाने के बजाय खड़े होकर देख रहे थे। कुछ लोग तो इतने बेरहम थे कि वहां से चले जा रहे थे। उन लोगों को तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कोई मर रहा है। वह लड़की अपने आप को बचाने के लिए पानी के अंदर हाथ पैर चला रही थी और ऊपर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। उसे अब लग रहा था कि जैसे कि उसका आखिरी वक्त आ गया है। धीरे धीरे करके वह अपनी आखिरी सांसों से ले रही थी। कभी किसी मजबूत हाथों ने आकर उसकी कमर को पकड़कर पानी के ऊपर किया। वह लड़की जैसे ही बाहर आई लंबी लंबी सांसें लेने लगी। पानी में रहने के बाद उसे सांस भी नहीं आ रही थी। वह उस लड़के की सीने पर अपना सिर रख लंबी लंबी सांस लेने की कोशिश कर रही थी। उसने बहुत ही मजबूरी से उस लड़के के शर्ट को पकड़ा हुआ था। वही उस लड़के के दोनों हाथ उस लड़की के कमर पर थे। जब उसे लड़के ने देखा कि उसे सांस नहीं आ रही है तो उसके पीठ को सहलाने लगा। वो लड़का उस लड़की को बाहों में उठाकर पानी से बाहर आया और उसे सीधा खड़ा किया, लेकिन उस लड़की से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वह तुरंत लड़खड़ा गई। ये देखकर उस लड़के ने फिर से उसे कमर से थाम लिया। कुछ लोग तो यहाँ से भाग गए थे और कुछ अपनी सांसों रोके खड़े होकर उस लड़की को देख रहे थे। उस लड़के को देखकर जो लोग उसे पहचानते थे उनकी हालत खराब हो रही थी। उस लड़की ने अपनी सांसों को कंट्रोल किया। अचानक से उस लड़के से दूर होकर आसपास देखने लगी। आसपास थोड़ा अंधेरा था क्योंकि इस वक्त रात के 8 बजे बज रहे थे। आसपास देखकर उसकी सांसें बहुत ही तेज चलने लगी। उसने अपने सामने खड़े लड़के को देखा तो अचानक उसकी आंखों के सामने कुछ आकर गुजर गया। वो तुरंत ही उस लड़के की करीब जाकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लड़खड़ाते आवाज में बोली, अंडरस्को तुम यहाँ से जाओ, मुझको बचाने की जरूरत नहीं है, वो लोग तुम्हें भी मार देंगे। वह चीखते हुए बार बार यही सब बोले जा रही थी। वह लड़का इमोशनलेस चेहरे के साथ अपने सामने खड़ी लड़की को देख रहा था जो पगलों जैसे हारकट कर रही थीं। तभी वहां पर एक वेट्रेस आकर उसको टॉवल देते हुए बोली, अंडरस्को मैम आप कैसी बातें कर रही हैं, यहाँ पर कोई नहीं है, आप पानी में डूब रही थी तो सर ने आपको बचाया, ये लीजिए टॉवल, आप बहुत भीग गई है। उद्धरण चिन्ह। उस लड़की ने जैसे ही उस वेट्रेस की बात सुनी वह शांत हो गई और कंफ्यूज होकर इधर उधर देखने लगी। फिर मन में बोली, अंडरस्को मैं यहाँ कैसे आई, मुझे तो राहुल ने मार दिया था, मैं तो वहाँ सड़क पर, फिर यहाँ कैसे आई। वो कंफ्यूज नज़रों से देखने लगी। तभी उसकी नज़र बोर्ड पर गई जहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कम होटल। वह बहुत ध्यान से उस नाम को देखने लगी। तभी उसके दिमाग आया कि वो ये पर यहाँ पहले आ चुकी है। तभी कुछ सोचते हुए उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने तुरंत ही अपना सर नीचे करके अपने पेट पर हाथ रख कर देखो जैसे कि उस निशानों को ढूंढ रही हो जहां पर राहुल ने वार किया था, लेकिन वह बिल्कुल ठीक ठाक थी, उसे कुछ भी नहीं हुआ। ये सब देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो बोली, अंडरस्को यह क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं और मैं यहाँ कैसे। उद्धरण चिन्ह।
वो तुरंत ही उस वेट्रेस की तरफ मुड़ी और जल्दी से पूछा, अंडरस्को आज डेट कौन सी है? वो वेट्रेस बहुत ही अजीब नज़रों से देखने लगी, फिर उसे डेट बता दिया, जिसे सुनकर उसके तो होश उड़ गए। वह हैरान होकर बड़बड़ाते हुए बोली, अंडरस्को इसका मतलब मैं अपनी मौत से 2 मंथ पीछे आ गई हूँ। इन शॉर्ट मेरा रिबीर्थ हुआ है। उद्धरण चिन्ह। जी हाँ, आप लोग सही सोच रहे हैं। तक ये आई कोई नहीं, हमारी ईवा है। ईवा की मौत भगवान को भी मंजूर नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे दूसरा मौका दिया और वह अपने मौत से 2 महीने पहले वापस आ गई। देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे वो अपना बदला लेती है। कोष्टक। अचानक से उसके सिर में दर्द होने लगे। उसने तुरंत अपने सिर को पकड़ लिया। उसकी आंखों के सामने वो सब सीन घूमने लगे जब राहुल ने इसके मम्मी पापा को मारा और उसे टॉर्चर किया था, सिर जिस रात उसे और उस अनजान शख्स को मारा था। ये सब सोच सोच कर उसका सर फटा जा रहा था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। धीरे धीरे करके उसकी आंखें बंद हो गई और वो बेहोश होकर गिरने लगी। तभी उस लड़के ने तुरंत ही उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे कि वो सीधे जाकर उसके सीने से लग गई। उस लड़के ने अपने मजबूत हाथों से उसे अपनी बाहों में भर लिया। उस लड़के में आसपास के लोगों को अपनी खतरनाक आंखों से देखा, जिसे देखकर सब वहां से तुरंत 9-2-11 हो गए। तुम्हें वहां पर एक गार्ड आया और अपना सिर झुकाकर बोला, अंडरस्को प्रेसिडेंट आपका सभी इंतजार कर रहे हैं। वो गार्ड बहुत ही हैरान था क्योंकि उसके प्रेसिडेंट ने किसी लड़की को बचाया। वह जब से इस लड़के के लिए काम कर रहा है, उसने कभी भी किसी भी लड़की को अपने प्रेसिडेंट के आसपास नहीं देखा। अगर कोई होती भी है तो वह हमेशा उनसे दूर ही रहते हैं। उस लड़के ने गार्ड को कोई जवाब नहीं दिया। वह अपना सर नीचे करके ईवा को देखने लगा। तभी उसके कानों में धड़ाम की आवाज़ सुनाई दी। एपिसोड 4 कार्तिक मल्होत्रा, द डेविल। अब आगे। वह लड़का ईवा को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। तभी उसके कानों में किसी के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर उसने ही कोई भी रिएक्शन नहीं किया, जैसे कि उसे पता था कि क्या हुआ है। वह गार्ड जो अपने सिर झुकाकर खड़ा था, उसने जैसे ही आवाज़ सुनी, वह पीछे मुड़कर देखा तो वह जल्दी से भागकर जमीन में पड़े एक लड़के को उठाते हुए बोला, अंडरस्को बॉस आप ठीक है ना, आपको लगी तो नहीं? वह लड़का अभी भी शौक मारे जमीन पर पड़ा हुआ था। वह गार्ड को देखकर बोला, अंडरस्को मुझे चिकोरी कटना जरा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। हमारे प्रेसिडेंट की बाहों में एक लड़की है, जल्दी जल्दी कर, कहीं यह मेरा वहम तो नहीं। गार्ड ने उसके हाथ पर बहुत ही जोर से काटा। वह लड़का चीखते हुए बोला, अंडरस्को अरे यार धीरे से, दर्द हो रहा है। एक दिन तुम लोग मुझे मार ही डालोगे। पता नहीं कौन से नक्षत्र में प्रेसिडेंट का असिस्टेंट बना। रूहान बॉस आप कैसे बातें कर रहे हैं? प्रेसिडेंट तो कितने अच्छे हैं, हम थोड़ा गुस्सा करते हैं लेकिन सबकी ज़रूरत का ख्याल भी तो रखते हैं। गार्ड के मुंह से प्रेसिडेंट के लिए इतनी तारीफ सुनकर रूहान शक भरी निगाहों से उसे देखते हुए बोला, अंडरस्को ये तुम्हारे मुंह से शहर क्यों टपक रहा है? कहीं तुम्हें अपना कोई काम तो नहीं निकलवाना अच्छा है? एक मिनट तुम्हें लीव चाहिए थी ना? भूल जाओ, मैं तुम्हें छुट्टी नहीं देने वाला हूँ। और चलो जाओ अपना काम करो। उद्धरण चिन्ह। रूहान बॉस प्लीज़ दे दीजिए ना, मेरी वाइफ मुझसे बहुत ही गुस्सा है। उसे मनाने के लिए मुझे उसे डेट पर ले जाना है, वरना वो मुझसे डाइवोर्स ले लेगी। अंडरस्को वो गार्ड अपने हाथ छोड़ जोड़ते हुए रोनी सूरत बनाकर रूहान की तरफ देखने लगा। अच्छा ठीक है, रोने की ज़रूरत नहीं है, अब की बार दे रहा हूँ लेकिन अगली बार से नहीं दूंगा, चलो जाओ। उसकी बात सुनते ही वो गार्ड वहां से 9-2-11 हो गया। ये देखकर रूहान झल्लाते हुए उठकर बोला, अंडरस्को ये सबके सब निकम्मे है। छुट्टी मिली वही भाग लिया यहाँ से। यह नहीं है कि एक बंदा नीचे पड़ा हुआ है उसे उठने में मदद कर दे, लेकिन नहीं, सबको तो सिर्फ अपनी देखनी है। वह अपने प्रेसिडेंट से कुछ बोलने हो जा रहा था, उससे पहले ही वह लड़का तुरंत ही ईवा को गोद में उठाकर होटल के अंदर ले जाते हुए रूहान से बोला, अंडरस्को मीटिंग कैंसिल कर दो। ये सुनकर रूहान सदमे में चला गया क्योंकि उसके प्रेसिडेंट ऐसा कभी भी नहीं किया था। वह कभी भी अपने काम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, लेकिन आज एक लड़की के लिए उन्होंने अपनी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग कैंसिल कर दी। ये बात रूहान को हजम नहीं हो रही थी। चलिए जान लेते हैं इन लोगों के बारे में। जिसने ईवा की जान बचाई थी वह और कोई नहीं, इस दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन, एलिजिबल बैचलर कार्तिक मल्होत्रा है।
इनकी उम्र 24 साल है। इन्होंने कम उम्र में ही इतना कुछ हासिल कर लिया कि लोग उनके सामने अपना सिर झुकाते हैं। लोगों इन्हें केएम के नाम से जानते हैं। बहुत ही कम लोगों ने इन्हें देखा हुआ है। अच्छे खासे लंबे चौड़े, गोरा रंग, ब्राउन आइज, तीखी नाक जिस पर हमेशा गुस्सा बैठा रहता है। देखने में एकदम चॉकलेटी बॉय लगते हैं, लेकिन किसी यमराज से कम नहीं है। यह अपने रौद्र रूप में आ जाए तो सामने वाले को भस्म करके ही मानते हैं। जानते हैं रूहान के बारे में। रूहान भी 24 साल है। ये कार्तिक का असिस्टेंट है। ये भी दिखने में किसी के कम नहीं है। लड़कियां इन्हें एक बार देख ले तो बस इनकी दीवानी हो जाती है। इनका नेचर कार्तिक से बिल्कुल अलग है। जहां कार्तिक गुस्सा और अकड़ू टाइप का इंसान है, ये एकदम मस्त मौला और सबके साथ मस्ती करने वाले इंसान है। यह अपने जीवन में बहुत ही कम सीरियस होते हैं। कार्तिक ईवा को अपनी बाहों में लिए अपने प्राइवेट रूम में एंटर करता है। वह उसे बेड पर लेटा कर जैसे ही लाइट ऑन करता है, उसकी नज़र ईवा पर पड़ती है। वो तो एकटक देखता ही रह गया। बेदाग सा गोरा रंग, घनी पलकें जो अभी बंद थी, पतले गुलाबी होंठ और उसके ऊपर एक छोटा सा तिल जो सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कार्तिक जो ईवा के सुंदर चेहरे में खोसा गया, उसे तो किसी चीज का होश ही नहीं था। तभी रूहान रूम में एंटर करते हुए बोला, प्रेसिडेंट। उसने इतना हो बोला था कि कार्तिक तुरंत ही ईवा के ऊपर ब्लैंकेट डालकर रूहान की तरफ देखकर गुस्से भरी आवाज में बोला, गेट आउट। उसके इतनी गुस्से भरी आवाज सुनकर रूहान उल्टे पैर वहां से भाग गया। कार्तिक ने ईवा की तरफ देखा। वह इस वक्त बहुत ही ज्यादा मासूम और क्यूट लग रही थी। उसने ईवा को इस वजह से रूहान को अंदर नहीं आने दिया क्योंकि उसने जो कपड़े पहने हुए थे गीले होने की वजह से वह बहुत रिवीलिंग हो रहे थे। कार्तिक बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ईवा को कोई इस हालत में देखें। ईवा ने इस वक्त कुर्ती और प्लाजो पहना हुआ था। उसके अंडरगारमेंट साफ साफ सो हो रहे थे। कार्तिक की नज़रें ईवा को देख रही थी। तभी उसकी नज़र इसके कैप्टे होठों पर पड़ी। ये देखकर उसने तुरंत ही उसके माथे को टच किया तो उसे हल्का हल्का फीवर हो रहा था। ये देख उसकी आईब्रो तन गई। उसने तुरंत रूहान को फ़ोन किया और उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देकर फ़ोन कट कर दिया। अभी 2 मिनट भी नहीं गए थे कि उसके रूम का डोर नॉक हुआ। कार्तिक ने अपनी रौबदार आवाज़ में अंदर आने को कहा। तभी एक वेट्रेस अपनी नज़रें झुकाए अंदर आई। कार्तिक उसे बिना देखे अपनी दमदार आवाज में बोला, इसके कपड़े चेंज करो। इतना कहकर वह बालकनी में चला गया। उसने अभी भी वही कपड़े पहने हुए थे। उसने वाइट शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी थी। भीगने की वजह से उसके वाइट शर्ट उसके मस्कुलर बॉडी से चिपके हुई थी, जो उसे और भी अट्रैक्टिव और हॉट बना रही थी। उसके सेट किए हुए बाल इस वक्त मैसी हो गए थे और उसके माथे पर फैले हुए थे, जिसमें वो और भी चार्मिंग और हैंडसम लग रहा था। वह रेलिंग से टिककर आसमान को देखने लगा। उसकी आंखें इस वक्त बिल्कुल सुनी थी, ना ही चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन थे। करीबन 15 मिनट बाद वो रूम में एंटर किया। सामने देखकर उसके कदम वहीं ठहर से गए। एपिसोड 5 डोंट टच हिम और ईवा की खूबसूरती में खोया कार्तिक। अब आगे। थोड़ी देर बाद कार्तिक रूम के अंदर आया तो सामने देखकर उसके कदम वहीं पर ठहर से गए। वह अपनी गहरी आंखों से सामने की तरफ देखने लगा। वही उसे वेट्रेस में जैसे ही कार्तिक को देखा है, उसके माथे पर पसीने आने लगे। वह अपना पसीना पूछते हुए डरी सहमी आवाज में बोली, सॉरी सर, वह मैडम के कपड़े नहीं थे यहाँ पर, तो मुझे ये शर्ट वहाँ सोफे पर दिखी तो मैंने मैडम को पहना दिया। कार्तिक ने उसे कुछ भी नहीं कहा और अपने हाथों से उसे जाने का इशारा किया। ये देखकर वहां से तुरंत ही भाग गई। कार्तिक ने अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा दिए। बेड के पास जाकर उसने ईवा को ऊपर से नीचे तक देखा, जो उसकी वाइट शर्ट से लिपटी हुई थी। ईवा की हाइट छोटी होने की वजह से उसकी शर्ट उसे बहुत ही ज्यादा बड़ी आ रही थी। वो इसके थाई तक आ रही थी और स्लीव्स इतनी बड़ी थी कि एक पूरा हाथ छुप गया था। गला बड़ा होने की वजह से एक साइड उसके कंधे से उतरा हुआ था, जिससे इसका गोरा कंधा दिख रहा था। भीगने की वजह से ईवा का गोरा बदन बिल्कुल गुलाबी हो गया था, जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। वह इस वक्त किसी खरगोश के बच्चे से कम नहीं लग रही थी। उसका गोरा और नाजुक सा बदन देखकर कार्तिक को अजीब सी फीलिंग आने लगी थी। अपने दिल पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांस ले रहा था।
फिर से उसके रूम का डोर नॉक हुआ, जिसे सुनकर कार्तिक ने अपने आप को शांत किया। फिर उसने ईवा को दिखा और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कर करके अंदर आने की परमिशन थी। परमिशन मिलते ही रूहान ने डोर ओपन करके अंदर आया और उसके पीछे एक डॉक्टर था। डॉक्टर को देखा लग रहा था कि वह बेचारा कितना डरा हुआ है। वह अपने हाथ में पकड़े रुमाल से अपने माथे को पसीना पूछते हुए डरते हुए अंदर आया। एक पल के लिए कार्तिक के साथ लड़की को देखकर वह भी हैरान रह गया। डॉक्टर कार्तिक को बहुत ही अच्छे से जानता था, उसको भी और उसके गुस्से को भी। वो डॉक्टर एकटक ईवा को ही देखे जा रहा था। उसकी इस हरकत पर कार्तिक को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। रूहान को रूम का टेम्परेचर बढ़ता हुआ महसूस हुआ। उसने अपना सर उठाकर देखा तो कार्तिक का चेहरा गुस्से से एकदम काला पड़ गया था। ये देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर उसने उसकी नज़रों का पीछा किया तो उसने अपना सर घुमाकर डॉक्टर को देखा। वो एकटक ईवा को देख रहा था। ये देखकर रूहान अपने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में बोला, डॉक्टर साहब, क्या आपको मरने का शौक है जो आप प्रेसिडेंट के सामने ऐसी हरकत कर रहे हैं? अगर आप मीना नहीं चाहते तो शांति से वह कम कीजिए जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं, वरना आपकी लाश आपके परिवार वालों को नसीब नहीं होगी। डॉक्टर की नज़र जैसे ही कार्तिक पर गई, वह डर गया। जल्दी से ही ईवा के पास गया और अपना हाथ बढ़ाकर उसे टच करने वाला था कि कार्तिक अपनी डरावनी आवाज ने बोला, डोंट टच हिम, फीवर है उसे। डॉक्टर के हाथ रुक गए। उसने जल्दी से अपने किट से एक इंजेक्शन लगाया, निकला और उसे कार्तिक की तरह बढ़ा दिया। कार्तिक ने उसे लेकर ईवा के हाथों पर इंजेक्ट किया। रूहान तुरंत डॉक्टर को जाने का इशारा किया तो डॉक्टर वहां से 9-2-11 हो गया। रूहान अपना सर झुकाकर बोला, प्रेसिडेंट, आप कपड़े चेंज कर लीजिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। उसकी बात सुनकर कार्तिक ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया तो वहां समझ गया कि वह क्या चाहता है। वह बिना कुछ बोले वो रूम से बाहर निकालकर गेट को बंद करके चला गया। उसे यह पता चल गया था कि जब तक वो बाहर नहीं जाएगा उसका बॉस अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। उसके जाते ही कार्तिक ने अपने कपड़े चेंज किए हैं। लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठकर अपना वर्क करने लगा, लेकिन उसकी नज़रें बार बार ईवा पर ही जा रही थी। उसकी मासूम और प्यारी सी शक्ल को बिना देखे हैं उसकी नज़रों को सुकून ही नहीं मिल रहा था। वह जितना अपने आप को रोकता उतनी ही उसकी नज़र ईवा की तरफ ही चली जाती। वह उसे देखकर बोला, कौन हो तुम, क्या रिश्ता है मेरा तुम्हारे साथ, क्यों तुम्हें पानी में डूबते देखकर मुझे अपने दिल में दर्द सा हुआ जो पहले किसी के साथ महसूस नहीं किया। जिस कार्तिक मल्होत्रा को किसी के जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता सिवाय अपनों के, वह एक अनजान लड़की के लिए इतना सब कुछ कर दिया। ईवा को देखते देखते उसे नींद आ गई। वह वैसे ही अपना सिर सोफे से टिकाकर सो रहा था। तभी आधी रात में उसके कानों में कुछ आवाज़ सुनाई देने लगी, जिसे तो पहले उसने इग्नोर किया लेकिन आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी। ये सुनकर उसने तुरंत ही अपनी आंखें खोलकर उसे आवाज़ के दिशा में देखा। उसने ये देखा कि ईवा नींद में ही अपने हाथ पर चलते हुए कुछ बड़बड़ा रही थी। उसे देखकर लग रहा है कि वह बहुत ज़्यादा डर रही है। ये देखकर कार्तिक सोफे से उठा और बेड के पास जाकर उसके सिरहाने बैठकर उसे देखने लगा। वही ईवा अपने हाथ पर चलते हुए बोल रही थी, छोड़ मेरे मॉम डैड को, प्लीज़ मत मारो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो उन्हें। वह बार बार यही बोले जा रही थी। डर के मारे उसके माथे पर पसीने आ रहे थे। उसे इतना घबराया हुआ देखा कर कार्तिक ने तुरंत ही उसके गालों पर हाथ रखा, जिसे महसूस करके इसने तुरंत उसके हाथ को पकड़कर घबराते हुए बोली, तुम जाओ यहाँ से वरना वह लोग मार देंगे, जाओ। कार्तिक दूसरे हाथ से उसके सर को सहलाते हुए बड़े ही प्यार से बोला, शुश, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, कोई किसी को नहीं मारेगा, मैं हूं यहाँ पर। उसकी इतनी मीठी आवाज़ सुनकर ईवा नींद में ही शांत हो गई। उसे शांत देख कार्तिक अपना हाथ छुड़ाकर वहां से जाने लगा। तभी इस नींद में ही उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे ही कार्तिक उसके ऊपर जा गिरा, लेकिन उसने अपना सारा भार अपने हाथों पर डाला हुआ था। ईवा नींद ने हो उसके गले में हाथ डाला और उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब कर लिया। उसके अगले एक्शन से कार्तिक हैरान रह गया। एपिसोड 6। हाय, ये कितना हैंडसम और हॉट लग रहा है, मन कर रहा है इसे कच्चा ही खा जाऊं। अब आगे।
ईवा ने नींद में ही उसके गले में हाथ डाल उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब कर बिना वक्त गंवाए उसके सुर्ख होठों पर अपने नर्म होठ रख किस करने लगी। उसे किस करना नहीं आ रहा था, वह कार्तिक के होठों को लॉलीपॉप की तरह चूस रही थी। उसकी इस हरकत पर कार्तिक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके दिल की धड़कन इस वक्त बहुत ही तेज चल रही थी। उसने जल्दी से ईवा का हाथ छुड़ाने की कोशिश की लेकिन उसने बहुत ही टाइटली पकड़ा हुआ था। ईवा नींद में ही उसे किस किए जा रही थी। उसे तो अंदाजा नहीं था कि वह सोए हुए शेर को जगा रही है। कार्तिक ने बहुत कोशिश की उसे अपने से दूर करने की, वो नहीं कर पाया था। तो वो एक लड़का हो इसके ऐसा करने से उसके शरीर रिएक्ट करने लगी थी। उसने अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की है लेकिन वह नहीं कर पाया। उसने ईवा के चेहरे को देखकर बोला, अंडरस्को, आगे जो होगा उसमें सारी गलती तुम्हारी होगी। इतना कहकर उसने एक हाथ के गालों पर रखा और दूसरा हाथ उसके सिर पर रख उसे बहुत ही पैसिनेटली किस करने लगा। वह कभी ईवा के निचले होठों को अपने मुंह में भरकर शक करता तो कभी ऊपर के होठों को। उसका इससे मन भर गया तो उसके दोनों होठों को अपने मुंह में डालकर उन्हें शक कर रहा था। उसका हाथ जो गालों पर रखा हुआ था वह धीरे धीरे करके नीचे की तरफ बढ़ रहा था। उसके गर्दन से होते हुए सीने फिर पेट अब उसके थाई पर चल रहे थे। वह अपनी जीभ ईवा के मुंह में डालने की कोशिश कर रहा लेकिन वह नहीं कर पा रहा था। उसका हाथ जो उसके थाई पर था उसने जोर से प्रेस किया जिससे ईवा की चीख निकल गई। इसका फायदा उठाकर कार्तिक ने उसके मुंह में अपनी जीभ डालकर उसके पूरे मुंह को एक्सप्लोर करने लगा। करीबन 1 घंटे तक वह उसके होठों खेलता रहा। जब वह किस करके सेटिस्फाई हो गया तो उसने ईवा के होठों को छोड़ा और एकटक उसके गोरे चेहरे को देखने लगा। वह अपनी गहरी आंखों में ईवा के अक्ष को बस रहा था। वह इसके आगे बहुत कुछ करना चाहता था लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया और ईवा के बगल में लेटकर एकटक उसके चेहरे को देखने लगा। वहीं रूम के बाहर रूहान अपना कान गेट से लगाए अंदर की बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। उसकी पता था कि रूम साउंड प्रूफ है लेकिन अंदर की बातें सुनने के लिए वह इतना एक्साइटेड था कि इस बात को ही भूल गया था। वही उसके पास में खड़ा करीबन 25-26 साल का लड़का जो एक कमांडो था। लंबा चौड़ा गठीला बदन, जिम की हुई फिट बॉडी, गोरा रंग और अच्छे से सेट किए बाल। उसने इस वक्त फिटिंग की शर्ट और लोअर पहन हुआ था जिसमें उसकी बॉडी साफ साफ शो हो रही थी। वह अपना हाथ बांधे दीवार से टेक लगाए रूहान को ही घूर रहा था। जब उससे सहन नहीं हुआ तो वह उस पर चिल्लाते हुए बोला, अंडरस्को गधा कहीं का, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये रूम साउंड प्रूफ है। अगर प्रेसिडेंट को पता चला तो तुम उनके रूम के बाहर ताका झांक कर रहा है तो तुझे इस दुनिया से अलविदा करवा देंगे। ये सुनकर रूहान अपने होठों पर उंगली रख उसे शांत कराकर गुस्सा से बोल, अंडरस्को, तू चुप कर, मुझे सुनने दे क्या हो रहा है अंदर। तुझे जाना है ना, तू जा यहाँ से, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह। वह फिर से कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगा। ये देखकर वह लड़का तुरंत ही उसका हाथ पकड़ वहां से ले जाते हुए बोला, अंडरस्को, तुझे पता है कि रूम साउंड प्रूफ है, तुझे कुछ भी नहीं सुनाई देगा। अगर तुझे इतनी चूल मची है तो कल सुबह प्रेसिडेंट से पूछ लेना कि उन्होंने रूम में क्या क्या किया है। रूहान अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, अंडरस्को, तनिष्क मेरा हाथ छोड़ वरना मैं तेरी वह हालत करूं कि कोई तुझे पहचान नहीं पाएगा। तू ही सोच, प्रेसिडेंट ने आज तक किसी भी लड़की को हाथ नहीं लगाया और वह उस ब्यूटीफुल लड़की को अपने रूम में लेकर गए हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे अंदर। कहीं वह उसे लड़की के साथ हिंटी। फिर खुद के बातों को रिग्रेट करती हुए बोला, अंडरस्को, अरे नहीं नहीं, मेरे प्रेसिडेंट ऐसे नहीं है कि वो किसी लड़की का फ़ायदा उठाएं। फिर अपने आंखों रोल करते हुए बोला, अंडरस्को, लेकिन वह कर क्या कर रहे होंगे? उन्होंने तो मुझे भी अपने रूम से बाहर निकाल दिया। बेचारे का ये सब सोच सोच कर उसका दिमाग फटा जा रहा है। तब तक तनिष्क उसे लेकर रूम में आ गया था और उसे बेड पर पटाते हुए बोला, अंडरस्को, सो जाओ, ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है वरना जो है ना वह भी खत्म हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वह बेड के दूसरे साइड जाकर तुरंत ही लेट गया और रूम की लाइट ऑफ कर दी। उसके इस हरकत पर रूहान का मुंह बन गया। वो चिल्लाते हुए जोला, अंडरस्को, गधा कहीं का, सच्ची बता रहा हूँ, अगर तू मेरा दोस्त नहीं होता ना तो मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा है, बाद में सोचकर तुझे बताऊंगा। फिर वह भी लेट गया लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी।
उसने तनिष्क की तरफ देखा जो बड़े ही आराम से सो रहा था। ये देखकर वह उसकी तरफ खिसका और उसके कंधे पर एक उंगली से टैप करते हुए बोला, सुन, तू सो गया है क्या? लेकिन तनिष्क ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर वो बेड पर अपने हाथ पैर पटकते हुए बोला, तुझे नींद कैसे आ सकती है? यहाँ मुझे टेंशन के मारे हैं नींद नहीं आ रही है। तभी उसके कानों में तनिष्क की आवाज़ पड़ी जो बोल रहा था, अगर तूने अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं तुझे इस रूम से बाहर निकाल दूंगा, फिर रात भर प्रेसिडेंट के रूम के बाहर पहरा देते रहना। ये सुनकर रूहान एकदम चुप हो गया क्योंकि उसे पता था कि तनिष्क जो कहता है वह करके रहता है, क्योंकि वह एक कमांडो है और कमांडो कभी भी अपनी बातों से मुकरता नहीं है। रूहान ने किसी तरह अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगा और थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। अगली सुबह ईवा की आंखें धीरे धीरे खुलती है। वह अपनी आंखें मलते हुए धीरे से बेड से उठी, फिर अपनी नज़रें इधर उधर करके रूम को देखने लगी। ये सब देखकर वह अपना सिर खींचते हुए बोली, यह मेरा रूम तो नहीं है, मैं कहाँ पर हूँ? बहुत देर सोचने के बाद अचानक से उसे याद आया कि कल उसके साथ क्या क्या हुआ था। वह जल्दी से बेड से कूदी और चिल्लाते हुए बोली, थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे एक नया जीवन दिया। वह इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही थी। वो खुशी के मारे इधर उधर का डांस कर रही थी। तभी अचानक से उसका पर फिसला, वह गिर को हुई। उससे पहले ही दो मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। ईवा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसे दर्द महसूस नहीं हुआ तो धीरे से उसने अपनी आंखें खोली तो सामने हैंडसम से लड़के को देखकर वह उसे ताड़ने लग गई। फिर उसे याद आया कि इसी लड़के ने कल रात को उसकी जान बचाई थी। यह कोई और नहीं, कार्तिक था। कार्तिक वॉशरूम से बाहर निकाल था तो ईवा को इस तरह डांस करता देख वह उसे अजीब नज़र से देखने लगा। वह जब गिरने को हुई तो कार्तिक ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में थाम लिया। वह दोनों ही दूसरे की आंखों में खो गए थे। तभी कार्तिक का फ़ोन बजा जिससे दोनों होश में आए। कार्तिक ने उसे ठीक से खड़ा किया। अपना फ़ोन लेने के लिए मुड़ा ही था कि ईवा अपने मुंह पर हाथ रख चिल्लाते हुए बोली, यू बदतमीज लड़के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये तुम नंगे पुंगे क्यों घूम रहे हो? क्या तुम्हारे पास कपड़े नहीं है? एक जवान और खूबसूरत लड़की देखी नहीं आ गए उस लाइन मारने के लिए? मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारी बॉडी सोधी देखकर तुम पर फ्लैट हो जाऊंगी। अपनी शराफत चाहते हो तो तुरंत रूम से निकल जाओ, वरना मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ। जब 3-4 ठंडा पड़ेंगे ना, तब अकल ठिकाने पर आएगी। उद्धरण चिन्ह। ईवा इस बात को भूल गई थी कि इसी लड़के ने उसका रात बचाया था। वही कार्तिक ने जैसे उसकी बात सुनी उसके कदम रुक गए। वह पीछे मुड़कर अपना हाथ बांधे ईवा को देखने लगा। वही ईवा की नज़र तो इस वक्त कहीं और थी। वह उसके लंबे चौड़े सीन पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए थी। फिर उसकी नज़र धीरे धीरे करके नीचे उसके एब्स पर गई। ये सब देख तो उसके मुंह से लार टपकने लगा था। कार्तिक इस वक्त शावर लेकर आया था। उसने अपने कमर पर सिर्फ एक वाइट कलर की टॉवल लपेटी थी। बाल गीले होने की वजह से उनसे पानी टपक रहा था जो उसके गर्दन से होते हुए है नीचे की तरफ जाता और टॉवल में गुम हो जाता। उद्धरण चिन्ह। उसके बॉडी पर पानी की बूंदें थी जो किसी मोती की तरह चमक रही थी, जो उसे बहुत ही अट्रैक्टिव और हॉट बना रही थी। उसे देखकर ईवा अपना थूक गटकते हुए खुद से बोली, हाय, ये कितना हैंडसम और हॉट लग रहा है, मन कर रहा है ऐसे कच्चा ही खा जाऊं। फिर अपना सर झटकते हुए खुद को डांटे कर बोली, ईवा ये क्या कह रही है? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ऐसे कैसे तू एक लड़की होकर किसी लड़के के साथ फ्लर्ट करने का प्लान बना रही है? क्या सोचेगा ये तेरे बारे में? शांत रह, अपने आप को कंट्रोल कर। कार्तिक का अपना हाथ बांधे उसे देखते हुए रौबदार डॉक्टर आवाज में बोला, अच्छा मैं यहाँ से नहीं गया तो तुम मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करोगी। उद्धरण चिन्ह। ईवा जो उसमें खोई हुई थी अपना सिर हिलाने लगी। फिर उसे होश आया और जल्दी अपना सिर हाँ में हिलने लगी। ये देखकर कार्तिक उसे घूरते हुए बोला, पहले तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें करना क्या है। ये सुनकर ईवा तुरंत बोली, इसमें सोचने की क्या बात है? अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम पर केस के दूंगी। तुम एक इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, क्यूट और मासूम लड़की को फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह।
ये सुनकर कार्तिक अपनी आईब्रो उचकाकर उसे ऐसे देखने लगा जैसे बोल रहा हो कि सच में तुम मासूम, क्यूट और इंटेलिजेंट हो, वह भी कहाँ से। उद्धरण चिन्ह। उसने अपने कदम बढ़ा दिए, वो धीरे धीरे कदमों के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा था, जिसे ये देखकर ईवा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई क्योंकि कार्तिक का ऑरा इतना खतरनाक था कि एक पल के लिए ईवा भी देर गई। फिर वह उसे टिमटिमाते आंखों से देखते हुए अपने कदम पीछे बढ़ाने लगी। कार्तिक भी एकटक उसकी आंखों में देखते हुए अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा रहा था। ईवा पीछे खिसकते हुए जाकर दीवार से टकरा गई। ये देखकर वह पीछे मुड़ी, रोनी सूरत बनाकर बोली, अंडरस्को तुम पीछे कहाँ से आ गए? भगवान जी प्लीज मुझे राक्षस से बचा लो। ये देखने में कितना डरावना लग रहा है। हाँ, माना कि हैंडसम और हॉट है, लेकिन मुझे उससे डर लग रहा है इस वक्त। वो ये सब सोच ही रही थी कि अचानक उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने जल्दी से अपना सिर घूमकर देखा तो कार्तिक उसके बहुत ही ज्यादा करीब था। कार्तिक ने अपने दोनों हाथ उसके अगल बगल रख उसे लॉक कर लिया था ताकि वह वहां से भाग ना पाए। कार्तिक उसके चेहरे के करीब जाकर उसके चेहरे पर गर्म सांस छोड़ते हुए बड़ी धीमी आवाज में कहा, अंडरस्को मैं तुम्हारा फायदा उठा रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। उसे इस तरह देख ईवा के माथे पर पसीने आ गए, लेकिन फिर उसने अपने आप को कंट्रोल किया और उसे देखकर अपनी पलकें बार बार झपकाते हुए तुरंत ही अपना सर हाँ में हिलाने लगी। उसे इस तरह देखकर एक पल के लिए कार्तिक सब कुछ भूल गया और एकटक उसके मासूम चेहरे को देखने लगा। वो धीरे धीरे करके उसके होठों के करीब बढ़ने लगा। अचानक से उसकी तेज चीख निकल गई। एपिसोड 7 होठों का स्वाद चखाना और तुम्हें मेरा साइज कैसे पता। अब आगे। कार्तिक सब कुछ भूलकर वो ईवा के होठों पर करीब बढ़ रहा था। वह उसके होठों को छू पाता है तभी उसकी चीख निकल गई। वह अपने पेट के निचले हिस्से को पकड़कर दर्द के मारे करहाने लगा। वह अपने दर्द भरे चेहरे पर गुस्सा लिया ईवा की तरफ देखते हुए बोला, अंडरस्को व्हाट द हेल, ये तुमने क्या किया है? उसे इस तरह देखकर ईवा दांतों तले जीभ दबाकर कर बोली, अंडरस्को कहीं मैंने इसे ज्यादा तेज तो नहीं मार दिया? अगर उसको कुछ हो गया तो? लेकिन मैंने धीरे से तो मार था। हाँ तो लगा भी होगा तो क्या इसकी गलती है? यह मुझे ऐसे कैसे किस कर सकता है? दरअसल जब कार्तिक उसके होठों के करीब बढ़ रहा था किस करने के लिए, ईवा ने उसे अपने आप से दूर करने के लिए अपने घुटनों से उसके प्राइवेट पार्ट पर वार कर दिया था। इस अचानक से हुए हमले से कार्तिक की हालत खराब हो गई थी। कार्तिक अपना प्राइवेट पार्ट पकड़े ईवा को बहुत गुस्से से देख रहा था। ये देखकर ईवा जबरदस्ती हंसते हुए बोली, अंडरस्को क्या तुम्हें ज्यादा लगी है? ये देखकर कार्तिक अपनी आईब्रो चढ़ाकर घूरने लगा। अब ईवा यहाँ रहना सही नहीं लगा। वह तुरंत ही अपना कदम गेट की बढ़ा दिया। वो वहां से भागते हुए बोली, अंडरस्को सॉरी ज्यादा लगी हो तो। इतना कहकर उसने जैसे रूम का गेट खोल, तभी धड़ाम की आवाज के साथ एक शख्स आकर उसकी कदमों में गिरा। उन दोनों ने जैसे एक दूसरे को दिखा इतनी तेज से चीखे एक पल के लिए तो कार्तिक अपने दर्द को भूलकर उन दोनों की तरफ देखने लगा। वही ईवा की नज़र अपने ऊपर गई तो अपने आप को शर्ट में देखकर फिर उसने उसे शख्स की तरफ देखा और जोर से चीखते हुए दौड़कर तुरंत कार्तिक के पीछे छुप गई। यह कोई और नहीं था, रोहान था, जो सुबह जल्दी उठकर कार्तिक के रूम के बाहर अपने कान लगाए अंदर चल रही बातों को सुनने की कोशिश कर रहा था। उसे तो रात भर नींद ही नहीं आई। रूहान अभी भी जमीन में पड़ा सामने देख रहा था। युवा को कार्तिक की शर्ट में और कार्तिक को सिर्फ टॉवल में देखकर वह अपने दिमाग में खिचड़ी पकाने लगा। वह हैरान होकर बोला, अंडरस्को क्या मैं सभी सोच रहा था? प्रेसिडेंट ने अपने ही वर्जिनिटी लूज कर दी, वह भी एक अनजान लड़की के साथ। उद्धरण चिन्ह। ईवा कार्तिक के पीछे छुपी हुई थी। वह जमीन को घूरते हुए अपने नाखून चबा रही थी। खुद से बोली, अंडरस्को मैं क्या कर रही हूँ? फिर अपने सर पर मरते हुए बोली, अंडरस्को तूने देखा नहीं तूने क्या पहना है? और ऐसे ही बाहर जा रही थी। कुछ याद करके उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अपना सर उठाकर देखा तो कार्तिक सिर पीछे करके उसे ही घूर रहा था। ये देखकर इसकी हालत खराब हो गई। उसे कुछ देर की हुई अपनी हरकत याद आई। वह रोने सूरत बनाकर उसे देखने लगी। फिर अचानक से वह अपने चेहरे पर गुस्सा लेकर उस पर चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्को तुम बदतमीज लड़के, तुमने मेरा फायदा उठाया ना? मेरे कपड़े किसने चेंज किए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझसे पूछो मुझे टच करने की? मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ।
और जब मैं बाहर जा रही थी तो तुम मुझे रोक नहीं सकते थे। अगर मैं ऐसे बाहर चल जाती तो कितनी एम्बारासमेंट होती मुझे। देखो वह लड़का कैसे मुझे ताड़ रहा है। अभी मैं शर्ट में ना होती ना तो इस लड़के की आंखें निकालकर गोटियां खेलती। कार्तिक उसे देखते हुए बोला, अंडरस्को, क्या मैंने तुम्हें बोला था बाहर जाने के लिए? और तुमने जो अभी किया था इसके लिए यू कैन पे फॉर दिस। क्योंकि कार्तिक मल्होत्रा अपना बदला कभी नहीं भूलता। इतना कहकर वो रूहान की तरफ देखने लगा जो अभी भी जमीन पर ही पड़ा था। रूहान जो अपने सपनों की दुनिया खोया था उसे अचानक से ठंड लगने लगी। वह होश में आया और इधर उधर देखते हुए बोला, अंडरस्को, अरे यार मुझे ठंड क्यों लग रही है? फिर अचानक से उसकी नज़र कार्तिक से जा मिली जो उसे आंखों में अंगारे लिए घूर रहा था। ये देखकर वह हड़बड़ाते हुए उठा और अपना सर झुकाकर बोला, अंडरस्को, सॉरी प्रेसिडेंट, मुझे नहीं पता था आप बिजी हैं। इतना कहकर वह पीछे मोड़ गिरते पड़ने किसी तरह वहां से भाग गया। उसके जाते ही इवा तुरंत ही कार्तिक से पीछे से निकली और तेज तेज से चिल्लाकर बोली, अंडरस्को, यू इडियट लड़के, तुम क्या कहकर गए हो? हम किस चीज में बिजी थे? सुनो इधर आओ, अब तुम सामने मत आना वरना मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। गुस्से से अपना मुंह बनाते हुए बोली, अंडरस्को, पता नहीं कैसे कैसे लोग मुझे मिल जाते हैं। भगवान जी, अब इतनी क्यूट सी मासूम इंटेलिजेंट लड़की के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? मुझ पर थोड़ी तो दया कीजिए। मुंह बेचारी लड़की कैसे संभाले इन जल्लादों को? कार्तिक ने उससे बहस करना ठीक नहीं समझा। वह तुरंत अपने कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में चला गया। वो भगवान जी से बातें कर रही थी। उसके बातें खत्म हुई तभी उसकी नज़र सोफे पर पड़े एक शॉपिंग बैग पर गई। उसे देखा, वह बहुत ही क्यूरियस होकर जल्दी से उस बैग को जाकर खोला तो उसमें एक बहुत ही सुंदर सी मिडी थी। वो खुश होते हुए बोली, अंडरस्को, वाह ये कितनी ब्यूटीफुल है, बिल्कुल मेरी तरह। फिर उसने नोटिस किया को इस बैग के अंदर और भी कुछ है। अभी भी उस पैकेट में कुछ रखा हुआ था। उसने झांक कर देखा तो इस आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह अपनी आंखें बड़ी करके बोली, अंडरस्को, इसे मेरा साइज कैसे पता? कहीं कल रात? नहीं, ये क्या सोच रही है? अगर वह तेरे साथ कुछ करता तो तुझे पता होता ना। लेकिन उसे कैसे पता? अभी आने दो, पूछती हूँ। उसे सबक ना सिखाया ना तो मेरा नाम युवा जिंदल नहीं है। थोड़ी देर बाद कार्तिक रेडी होकर बाहर आया। उसने जैसे उसे बाहर आते देखा तुरंत ही उसके पास जाकर उंगली दिखाकर बोली, अंडरस्को, ये तुम क्या लेकर आए हो? तुम्हें मेरा साइज कैसे पता चला? कहीं कल रात तुमने मेरा फायदा तो नहीं उठाया? देखो मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना वरना। उसने इतना ही कहा था कि उसके आगे के शब्द मुंह में रह गए क्योंकि कार्तिक उसके कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब किया और उसके होंठ पर उंगली रखकर उसे देखते हुए अपने गहरी आवाज में बोला, अंडरस्को, यह क्या लगा रखा इतनी देर से? मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया है? शायद तुम भूल रही हो कल रात तुमने मेरा फायदा उठाया है। ये बात मुझे बोलनी चाहिए। उसकी बातें सुनकर ईवा की आंखें जो बड़ी थी और बड़ी हो गई। वह अपना सर ना में हिलाने लगी जैसे बोल रही हो कि मैंने कुछ नहीं किया है। जब होश तुम रहोगे तो तब कुछ याद होगा ना। चलो तुम्हारी एक बात सच कर देता हूँ, कल रात को मैंने तुम्हारा फायदा नहीं उठाया लेकिन अब जरूर उठाऊंगा। इतना कहकर उसने ईवा के होठों से अपनी उंगली हटाए और अपना हाथ उसके सिर के पीछे ले जाकर उसके सर को होल्ड किया और उसके चेहरे को अपने करीब करके तुरंत ही अपने सुर्ख होठों को उसके नर्म होठों पर रख किस करने लगा। वही ईवा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा था कि कार्तिक ऐसा कुछ करेगा। वह उसके कंधे पर हाथ रखा, उसे अपने से दूर करने लगी। ये देखकर कार्तिक ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और उसकी कमर से लगाकर अपने एक हाथ से उसके हाथों को होल्ड कर लिया और दूसरे हाथ से वह उसके थाई को सहला रहा था, जिससे ईवा के दिल को धड़कने बहुत ही तेज चलने लगी और उसके शरीर में गूज़बम्प्स आने लगे थे। कार्तिक बहुत ही वाइल्ड होकर उसे किस कर रहा था। जब वह सेटिस्फाई हो गया तो उसने ईवा के होठों को आज़ाद किया। उसके चेहरे को देखकर अपने होठों पर जीभी फिराते हुए नॉटी अंदाज में बोला, अंडरस्को, लिटिल गर्ल, योर लिप्स वेरी टेस्टी। और हाँ, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, आज के बाद से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आपने कपड़े पहनो और निकलो यहाँ से। इतना कहकर उसने ईवा को छोड़ा और तुरंत ही रूम से निकल गया। ईवा तो बूढ़ बनकर खड़ी ही रही। वह जब तक वो होश में आई तब तक कार्तिक रूम से बाहर निकल गया था।
वह तुरंत ही कॉफ़ी टेबल पर रखे वाश को उठाकर गेट की तरफ फेंकते हुए बोली अंडरस्कोर, यू मॉन्स्टर, डेविल डायनासोर कहीं के, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे किस करने की। फिर उसकी एक्टिंग करते हुए बोली अंडरस्कोर, मुझे अपने शक्ल दोबारा मत दिखाना वरना मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसे बंदर को अपनी ब्यूटीफुल शक्ल दिखाने का। उसने जब जी भर के कार्तिक को कोस लिया तो उसने जाकर अपने कपड़े चेंज किया। वह होटल से बाहर निकली, टैक्सी लेकर वह उस पर बैठने ही जा रही थी। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नेम को देखा जिसे देखकर उसकी आंखों में नफरत दिखने लग। वो आंखों में अंगारे लिए एकटक उस नाम को ही देख रही थी। एपिसोड 8 ईवा की नफरत। और अब आगे। ईवा होटल से बाहर निकलती है तभी उसको सामने एक टैक्सी रुकी। रूम से निकलने से पहले उसने टैक्सी बुक कर दी थी। वह गेट खोल के बैठने जा रही थी तभी उसका फ़ोन बजा। उसने जैसे ही फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा उसके ही आंखों में नफरत दिखने लगी। वह बेहद ही गुस्से से नाम को देख रही थी। उसकी पकड़ फ़ोन पर कसती जा रही थी। पूरी रिंग होने के बाद फ़ोन बंद हो गया। ये देखकर ईवा के राहत की सांस ली। उसने एक राहत के सांस ली लेकिन फिर से फ़ोन बजा। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेकर फ़ोन को रिसीव करके कानों पर लगाया। तभी उधर से एक लड़के की आवाज़ सुनाई दी जो कह रहा था, बेबी कल तुम कहाँ थी, मैंने तुम्हारा कितना वेट किया। तुम्हें पता है मैं कल खाना भी नहीं खाया इस टेंशन के मारे कि तुम पता नहीं कहाँ होगी। मैंने पूरा होटल देख लिया था लेकिन तुम मुझे कहीं भी नहीं देखी। उसकी बकवास ईवा में बोली अंडरस्कोर, कितना नाटक कर लेता है ये। इसे तो किसी टीवी सीरियल्स में काम करना चाहिए। कितने अच्छे एक्टिंग कर लेता है ये। इसको क्या लगता है मुझे नहीं पता कि कल रात ये अपनी सो कॉल गर्लफ्रेंड के साथ अपनी रातें रंगीन कर रहा था। अपने पिछले जन्म के या आता है कि वह राहुल दोनों इस होटल में खाना खाने के लिए आए थे। वो थोड़ी देर के लिए वॉशरूम चली गई थी। उतनी ही देर में राहुल कहीं गायब हो गया था। वो वहां से सीधे बुक किए गए रूम में गई तो वह पर सामने देखकर वो हैरान रह गई क्योंकि सामने राहुल सोफे पर बैठा हुआ था और एक लड़की उसके दोनों तरफ पैर करके बैठी हुई थी। दोनों का चेहरा बहुत ही ज्यादा करीब था। उनकी पोजीशन बहुत ही इंटीमेट लग रही थी। वहीं राहुल ने जैसे उसने तुरंत उस लड़की को दूर किया। वो तुरंत ही ईवा के पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला अंडरस्कोर, बेबी तुम जैसे सोचे कुछ भी नहीं है। वो तो समारा गिर रही है तो मैंने उसे संभाल लिया। ये लड़की कोई और नहीं सुन रही समारा थी। वो जल्दी से ईवा के सामने आकर अपनी एक्टिंग स्किल दिखाते हुए बोले अंडरस्कोर, राहुल बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं उसकी दोस्त हूँ और मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो मैं कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। ईवा दोनों की बातों से कन्विंस हो गई थी। फ्लैशबैक एंड। ईवा होश में आती है और राहुल को जवाब देते हुए बोली अंडरस्कोर, वह मेरी फ्रेंड की तबीयत खराब हो गई थी तो उसने मुझे फ़ोन किया तुम्हें बिना बताए चली गई थी। सॉरी, अगली बार से ध्यान रखूंगी। मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशान उठानी पड़ी। उद्धरण चिन्ह। वहीं दूसरी तरफ राहुल होटल के रूम में नेक्ट कानों में फ़ोन लगाए ईवा की बातें सुनकर स्माइल कर रहा था। वही उसके पास समारा लेती थी। वह भी बिल्कुल नेक्ट थी। राहुल उसके बालों से खेलते हुए ईवा से बोला अंडरस्कोर, बेबी तुम परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे ये कौन सा तुम्हारे दोस्त हैं इसके बारे में मुझे नहीं पता है। ईवा को याद आता है कि जब से वह राहुल के साथ रिलेशन में आई थी उसकी स्कूल फ्रेंड थी। उसने बहुत मना किया था कि राहुल अच्छा लड़का नहीं है लेकिन ईवा ने उस पर भरोसा नहीं किया और उससे दोस्ती तोड़ दी। ये याद करते हैं ईवा का दिल से भर गया। ईवा का बात करने का मन बिल्कुल भी नहीं था लेकिन वह उसे ऐसे इग्नोर भी नहीं कर सकते थी। वह प्यार से मगर दांत पीसते हुए बोली अंडरस्कोर, वह क्या है ना, वह मेरे स्कूल टाइम की फ्रेंड थी। वह यहाँ पर अकेले रह रही है तो इसी वजह से उसने मुझे कॉल किया। बाय द वे मैं अभी रखती हूँ, कुछ ज़रूरी काम करना है, तुम अपना ध्यान रखना, बाय। इतना कहकर उसने जल्दी से फ़ोन कट कर दिया और तुरंत ही टैक्सी में बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ राहुल फ़ोन कट करके तुरंत ही बेड पर ही फेंक दिया और समारा जो उसकी बाहों में लेती थी उसे तुरंत पलटकर उसके ऊपर जाकर उसके होठों पर किस करने लगा। वही समारा भी उसके गले में हाथ डालकर उसका पूरा साथ दे रही थी। वह दोनों इस वक्त जिस हालत में थे उनकी रात की कहानी बयां हो रही थी कि उन लोग रात भर क्या किया है।
थोड़ी देर में उसे रूम में दोनों की सिसकियां गुज रही थी। करीबन 1 घंटे बाद दोनों ही दूसरे से अलग हुए। समारा राहुल के सीने पर हाथ रख उसका सीन को सहलाते हुए बोली, अंडरस्को बेबी, अगर ईवा को पता चल गया हमारे बारे में तो तुम जिस मकसद है उसके साथ शादी करना चाहते हो वह कभी पूरा नहीं होगा। समारा की बात सुनकर राहुल को हंसी आ गई। वह हंसते हुए बोला, अंडरस्को मेरी जान, उसे बेवकूफ़ लड़की को कभी पता नहीं चलेगा। वह आँख बंद करके मुझ पर भरोसा करती है। मैंने उससे कहा दिन है तो दिन और रात है तो रात। वह मेरे प्यार में इतनी पागल है कि मुझसे शादी करने के लिए अपने माँ बाप से भी लड़ाई कर रही थी। उसके बाद सुनी समारा सैद होते हुए बोले, अंडरस्को तुम मुझसे शादी कर लोगे तो मुझे भूल जाओगे, फिर मैं क्या करूंगी। ये सुनकर राहुल बेड से उठकर बैठा। बेड से टिककर उसने तुरंत समारा को गोद में बिठाया, फिर दोनों को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया क्योंकि अभी भी दोनों नेक थे। राहुल उसके गालों को सहलाते हुए फ्लर्टी अंदाज में बोला, अंडरस्को जान, एक तुम हो तो हो। मैं तुम्हारी वजह से जन्नत की सैर कर पाता हूँ, और वरना मैं तो तड़प तड़प कर मर जाता। मैं तुम्हें खुद से दूर कैसे कर सकता हूँ। बस एक बार मेरा अकड़ पूरा हो जाएगा तो उस लड़की को दूध में मक्खी जैसे निकल कर फेंक दूंगा, फिर हम दोनों ऐश करेंगे अपनी जिंदगी में। मुझे पता है जान, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे क्योंकि मुझसे खूबसूरत लड़की इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी तुम्हें, और जितना मैं तुम्हें सेटिस्फाई करती हूँ कोई भी नहीं कर सकता है। अंडरस्को इतना कहकर वह फिर से राहुल को सेड्यूस करने लगी। वह बड़े ही सैडिक्टिव तरीके से अपने हाथों राहुल के पार्ट पर फिराने रही थी, जिससे राहुल की हालत खराब हो रही थी। थोड़ी ही देर बाद उनके रूम का नज़ारा कुछ अलग ही था, दोनों अपने में एंजॉय करने लगे। वहीं दूसरी तरफ करीबन 30-35 गाड़ियां एक साथ सड़कों पर दौड़ रही थी। वहीं बीच वाली गाड़ी का नज़र कुछ और था। रूहान जो पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था, उसके चेहरे को देख लग रहा था कि वह कितना क्यूरोस है अपने सवालों को पूछने के लिए, लेकिन वह जब भी कुछ पूछने की कोशिश करता कार्तिक गुस्से वाली नज़र को देखकर चुप हो जाता। वही तनिष्क जो ड्राइव कर रहा था, रूहान को देखकर मन ही मन बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। उसे पता था कि जब तक वो अपने सवालों का जवाब नहीं ले लेता उसके पेट में दर्द होता रहेगा। वही कार्तिक पीछे बालों सीट पर बैठा अपने फ़ोन पर मेल से चेक रहा था, लेकिन रहकर उसकी आंखों के सामने ईवा का चेहरा आ रहा था। वह अपना ध्यान डिवाइड करने के लिए फ़ोन चला रहा था। अब रूहान से और नहीं रहा गया। वह जल्दी से पीछे मुड़ बोला, अंडरस्को प्रेसिडेंट, आप और वो लड़की रात भर रूम में अकेले थे। मैं जब सुबह सुबह गया तो आप दोनों साथ में थे। क्या रात को आप दोनों के बीच में कुछ हाँ हुआ भी होगा तो बड़ी बात नहीं है। आप हमेशा लड़कियों से दूर रहे हैं, कोई सुंदर सी लड़की आपके इतने करीब आएगी तो आप बहक गए होंगे। वैसे उस लड़की को देख लग रहा था कि वो बहुत ही छोटी उम्र की है। क्या उसने आपको झेल लिया था, क्योंकि आप तो बहुत वाइल्ड रहे होंगे ना। वो बोल ही रहा था, तभी उसके कानों में कार्तिक की गुस्से भरी आवाज पड़ी जो बोला रहा था, अंडरस्को स्टॉप द कार। उसके ऐसा बोलते ही एक साथ सारी गाड़ियां तुरंत ही रुक गई। गेट आउट। ये सुनकर रोहन कंफ्यूज होकर कभी तनिष्क देखता तो कभी कार्तिक को। उसे फिर कार्तिक की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। वो इतना बेवकूफ़ है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कार्तिक उसे ही बोल रहा है। ये देखकर तनिष्क अपने दांत पीसते हुए बोला, अंडरस्को बेवकूफ़, प्रेसिडेंट तुझे बाहर निकालने के लिए बोल रहे हैं। अपने मुंह पर लगाम रखकर, वरना किसी दिन भगवान को प्यारा हो जाएगा। ये सुनकर रूहान बड़ी मासूमियत से बोला, अंडरस्को लेकिन मैंने किया क्या है, मैं तो बस प्रेसिडेंट से पूछ रहा हूँ। मैंने ये तो नहीं बोला कि जो रूम में हुआ था डिटेल में एक्सप्लेन करे। उद्धरण चिन्ह। गेट आउट। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, अंडरस्को कार्तिक गुस्सा में रूहान से बोला। फिर तनिष्क की तरफ देखकर बोला, अंडरस्को इसकी 2 महीने का और 3 महीने की सैलरी कट कर दो। ये सुनकर रूहान बेचारा बेहोश होते होते बचा। वह तुरंत जी कार्तिक के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोला, अंडरस्को प्रेसिडेंट आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं क्या करूंगा, मेरे बच्चों और बीवी का क्या होगा, मैं उनका खर्चा कैसे उठाऊंगा। ये सुनकर कार्तिक और तनिष्क दोनों हैरान रह गए। तनिष्क उसका कंधा पकड़कर अपनी तरफ कर उस पर चिल्लाते हुए बोला, अंडरस्को क्या तुमने शादी कर ली और तुम्हारा बच्चा भी है, और तुमने यह बात हम सबसे क्यों छुपाए। हे शादी और बच्चा, अरे नहीं नहीं, मैं तो अपने फ्यूचर वाइफ और बच्चे के बारे में बोल रहा था।
अगर प्रेसिडेंट ने मेरी 3 महीने के सैलरी काट ली तो मैंने जो सेविंग्स की है वह मुझे खर्च करनी पड़ेगी। तो आगे चलकर मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी अपने वाइफ और बच्चों का खर्चा उठाने में। उसी बकवास सुनकर कार्तिक के साथ साथ तनिष्क को भी गुस्सा आने लगा था। वह तुरंत ड्राइवर सीट से उतरा और रूहान के की तरफ जाकर गेट खोल उसे तुरंत ही खींचकर बाहर निकाल गेट बंद करके उससे बोला अंडरस्को जल्दी से ऑफिस पहुंचूं, अभी तो सिर्फ सैलरी काटी है, प्रेसिडेंट तुझे जॉब्स में निकाल देंगे समझा। वह तुरंत ड्राइवर सीट पर बैठ गाड़ी आगे बढ़ा दी। वही बेचारा रूहान चिल्लाता रह गया, लेकिन तब तक सारी गाड़ियां वहां से निकल गई थी। वहीं दूसरी तरफ की ईवा एक बड़ी से बंगले के बाहर खड़ी होकर उस बंगले को बहुत ही ध्यान से देख रही थी। वह विला बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज्यादा सुंदर था, आसपास हरियाली बहुत थी जिससे वह और भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। वह जैसे एंट्री गेट के पास पहुंची, वहां खड़ा वॉचमैन बड़े ही प्यार से बोला अंडरस्को बिटिया तुम आ गई हो, तुम्हें पता है मैं साहब और मैम साहब कितना परेशान हो रहे थे, चलो जाओ उनसे मिल लो। अपने आंखों में आंसू लिए उस बुजुर्ग आदमी को देख रही थी। उसे याद आता है कि यह उनके घर के गेटकीपर हैं और यह बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। वह उन्हें जवाब देते हुए बोले अंडरस्को जी अंकल। फिर वो आगे की तरफ बढ़ गई। उस विला के आसपास बहुत ही सुंदर सुंदर फूल और कुछ पेड़ लगे हुए थे। वह सब देखकर ईवा को याद आता है कि यह सब उसने मॉम डैड के मिलकर यहाँ को सारे डेकोरेशन करी थी और तरह तरह के फूल लगाए थे। वह चलते चलते गेट के पास पहुंच गई थी। उसने अपने कैप्टे हाथों से गेट को धीरे धीरे खोल। गेट खुलते ही उसकी नज़र सामने पड़ी। सामने देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसके कदम लड़खड़ा गए। एपिसोड 9 ईवा की क्यूट धमकियां और कार्तिक का रौद्र रूप। अब आगे ईवा ने जैसे ही गेट खोल वो सामने देखती है तो उसके आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगे और उसकी कदम लड़खड़ा गए। सामने उसके मॉम डैड थे जो इस वक्त सोफे पर बैठे थे। उनके चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही थी। उन लोगों ने जैसे ही गेट की तरफ देखा, ईवा को देखकर ईवा की मॉम यानी मिसेज जिंदल जल्दी से उसके पास भाग कर आए और उसे गले लगा कर बोली अंडरस्को बेटा कहाँ थे, हम कितना परेशान हो रहे थे, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है, वह क्यों नहीं लग रहा था। ईवा की आंखों के सामने तो बस उसके पिछले जन्म का नज़ारा घूम रहा था, जब राहुल ने उसे मॉम डैड को मारा था। उन्हें अपने सामने जिंदा देखकर ईवा की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत ही अपने मॉम को गले लगाकर रोने लगी। वो रोते हुए बोली अंडरस्को सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है, आई एम सॉरी, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। इतना कहकर वह तेज तेज रोने लगी। उसके पापा यानी मिस्टर जिंदल तुरंत उसके पास आए और उसके सिर को सहलाते हुए बोले अंडरस्को बेटा क्या हुआ है, आप इतना रो क्यों रही हो, आप सॉरी क्यों बोल रही हो, कुछ हुआ है क्या आपके साथ, बोलो बेटा, देखो हमें बहुत टेंशन हो रही है। ईवा ने अपने पापा को साइड हग कर लिया। दोनों को साथ में गले लगाकर रोते हुए बोली अंडरस्को आप दोनों ठीक है ना, आप दोनों को कुछ हुआ तो नहीं ना, आप लोग मुझे छोड़कर मत जाना, मैं आप लोगों के बिना नहीं पाऊंगी, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। इतना कहकर वह उन दोनों को बहुत ही टाइटली पकड़कर रोने लगी। उसे इतना रोता देख मिस्टर जिंदल उसके सिर को सहलाने लगे और मिसेज जिंदल की तरफ देखकर आंखों में पूछा कि इसे क्या हुआ है। मिसेज जिंदल भी परेशान होते हुए अपना सिर नामे हिलाया जैसे बोल रही हो कि मुझे नहीं पता। उन दोनों ने ईवा को खुद से दूर किया। मिस्टर जिंदल उसका हाथ पकड़ के हाल में लेकर आए और सोफा पर बिठाया। मिसेज जिंदल उसे पानी पिलाते हुए बोली अंडरस्को बेटा पहले पानी पियो। ईवा ने उन दोनों को देखते हुए थोड़ा सा पानी पिया। मिस्टर जिंदल ईवा को अपने सोने से लगाते हुए बोले अंडरस्को बेटा तुम क्यों रो रही हो, और हम तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम आज कैसे बातें कर रही हो, आप तो मेरा स्ट्रांग बच्चा हो ना, ऐसे रोते नहीं है वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। उनकी बातें सुनकर ईवा अपना सिर उठाकर आंखों में आंसू लिए बड़ी ही मासूमियत से बोली अंडरस्को सच्ची ना, आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना, अगर आप गए तो मैं बहुत रोऊंगी, फिर मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं अपना ख्याल भी नहीं रखूंगी। ये सुनकर मिस्टर जिंदल के होठों पर स्माइल आ गई। वह उसके माथे पर किस करते हुए बोले अंडरस्को हाँ मेरा बच्चा, कहीं नहीं जा रहे हैं हम लोग।
फिर से वो मिस्टर जिंदल के गले लग अपनी मॉम को दिखा। उन्हें देखकर वह बोली अंडरस्को, मॉम आप भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी और न ही नहाने के बाद अपने बाल ड्राई करूंगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर मिसेज जिंदल उसके सिर पर चपत लगाते हुए बोली अंडरस्को, बेवकूफ़ लड़की, एक तो रात भर में टेंशन देती है और यहाँ पर आकर हमें इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है ताकि हम इसे डांटे नहीं। हाँ, मैं कहीं नहीं जा रही तुझे छोड़कर, जब तक मैं तुझे डांटे नहीं हूं तो मुझे बहुत अधूरा अधूरा लगता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ईवा का मुंह बन गया। उसे देखकर मिसेज जिंदल और मिस्टर जिंदल दोनों हंस दिए। इस पर ईवा नाराज होते हैं बोली अंडरस्को, मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगी, आप दोनों मुझ पर हंस रहे हो। उद्धरण चिन्ह। इस पर मिस्टर जिंदल उसे टाइटली हग करते हुए बोले अंडरस्को, बेटा हम आप पर नहीं हंस रहे हैं, आप तो मेरी प्रिंसेस हो ना, हम आप पर कैसे हंस सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। वैसे ही रात भर आप कहाँ थी? आप हमें कॉल करके बता देती। कल हमने तुम्हारा कितना फ़ोन ट्राई किया लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ हो रहा था। ये सुनकर ईवा को कल रात की सारी बातें याद आ गई। अब वह अपने मॉम डैड को ये नहीं बता सकते थी कि वह पानी में डूब रही थी, वरना वो लोग परेशान हो जाएंगे। सॉरी, वो मेरे फ़ोन के बैटरी डेथ हो गई थी। वो मेरी फ्रेंड की तबीयत खराब हो गई थी तो इमरजेंसी में मुझे उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। वह यहाँ पर अकेले रहती है तो उसके साथ कोई था भी नहीं था तो मुझे रात भर हॉस्पिटल में रुकना पड़ा। सॉरी, अगली बार ऐसा नहीं करूँगी। अंडरस्को ईवा अपने दोनों कानों को पकड़कर बड़ी ही मासूमियत से बोली। वो नज़रें नीचे करके खुद से बोली अंडरस्को, सॉरी मॉम डैड, मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर जिंदल उसके हाथ को पकड़कर नीचे करते हुए बोले अंडरस्को, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार से ध्यान रखिएगा। ईवा ने तुरंत ही अपना सिर हाँ में हिला दिया। कुछ सोचकर दोनों को देखते हुए बोली अंडरस्को, वह मुझे आप दोनों से कुछ बात बतानी थी लेकिन आज नहीं कल बताऊंगी। उसकी बातें सुन मिसेज जिंदल आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए बोली अंडरस्को, कहीं तुमने फिर से कोई मुसीबत तो नहीं खड़ी करी। उद्धरण चिन्ह। मॉम आपको क्या लगता है मुझे जैसी क्यूट इंटेलिजेंट और मासूम सी लड़की कोई मुसीबत खड़ी कर सकती है? अंडरस्को ईवा बड़ी ही मासूमियत से बोली। इस पर मिसेज जिंदल उसे ताना मारते हुए बोली अंडरस्को, हाँ वह तो मुझे पता है कि यह मासूम सी लड़की कितनी मासूम है। उद्धरण चिन्ह। मम्मी आपको बाद में बताऊंगी कि यह मासूम सी लड़की कितनी मासूम है, पहले प्लीज कुछ खिला दो ना, मेरे पेट में बहुत बड़े बड़े चूहे कूद रहे हैं। अंडरस्को वह अपने पेट को सहलाते हुए होठों का पाउडर बनाकर बोली। ठीक है, जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक कुछ बना देती हूँ तुम्हारे लिए। अंडरस्को मिसेज जिंदल उसके गालों को सहलाए हुए बड़े प्यार से बोली। ये सुनकर ईवा तुरंत ही अपना सिर हाँ में हिलाया और जल्दी से दोनों के गालों पर किस करके भागते हुए अपने रूम में चली गई। उसे इस तरह जज आता देख मिसेज जिंदल से अपना सिर नाने हिलाते हुए बोली अंडरस्को, पता नहीं इस लड़की का बचपन कब जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुन मिस्टर जिंदल हंसते हुए बोले अंडरस्को, कभी नहीं, मैं अपनी बेटी का ये बचपन कभी खोने नहीं दूंगा। उद्धरण चिन्ह। फिर दोनों अपने अपने काम में लग गए। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी सी बिल्डिंग जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था केएम इंडस्ट्री, उसे ऑफिस के अंदर एकदम शांति पसरी हुई थी। वहां पर एक नीडल भी गिरते तो उसकी आवाज आती। इस बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पर बने केबिन में किंग साइज चेयर पर कार्तिक बैठा हुआ था। वह इस वक्त किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। उसका केबिन बहुत ही बड़ा और बहुत ही लग्जरियस था। वह बहुत ही सीरियस होकर अपने लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ, जिसे सुन उसने अपनी रौबदार आवाज में अंडरस्को कमिंग बोला। तभी कानों का डोर खुला, सामने तनिष्क अपने हाथ में एक फाइल पकड़े कार्तिक के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने वह फाइल कार्तिक की तरह बढ़ाकर बोला अंडरस्को, प्रेसिडेंट इसमें उस लड़की के सारी इन्फॉर्मेशन है। कार्तिक ने वह फाइल लेकर टेबल पर रखी और उसे बोलने का इशारा किया, जिसे देख तनिष्क ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया अंडरस्को, प्रेसिडेंट इस लड़की का नाम ईवा जिंदल है। ये मिस्टर जिंदल की इकलौती बेटी है। ये वही बिजनेसमैन है जिसके साथ हमारे डील होने वाली है। उद्धरण चिन्ह। इनकी उम्र अभी 19 साल है। वो कम इंटरनेशनल कॉलेज की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। इतना कहकर वह चुप हो गया।
कार्तिक ने उसे घूर कर देखा तो तनिष्क अपना थूक गटकते हुए अपने हाथ पीछे किया और भगवान को याद करते हुए आगे की बात कही। अंडरस्को प्रेसिडेंट, उनकी शादी 2 महीने बाद होने वाली है, वह भी राहुल मित्तल से। उद्धरण चिन्ह। कार्तिक ने जैसे ही यह बात सुनी उसने गुस्से से अपने मुठ्ठियां बंद कर ली, जिससे उसके हाथ की और गले के नशे साफ साफ दिखने लगे। उसके चेहरे पर इस वक्त बेहिसाब गुस्सा था। कार्तिक ने उसे तुरंत ही वहां से जाने की इशारा किया। इशारा पाते ही तनिष्क वहां से 9-2-11 हो गया। उसके जाते ही कार्तिक गुस्से से चेयर से उठा और टेबल पर जितना सामान सब टेबल से नीचे फेंक दिया। थोड़ी ही देर में उसने केबिन पूरा तहस नहस कर दिया था। उसकी आंखों में इतनी आग थी इस वक्त कि अगर कोई आ जाता तो उसे जलाकर वह इस वक्त तुम भस्म कर देता। तभी उसकी नज़र नीचे पड़ी ईवा फोटो पर गई। वो अपने घुटनों के बल बैठकर उस फोटो को उठाकर बड़े ही ध्यान से देखने लगा। उसमें ईवा ने डोरेमोन की टी शर्ट और थॉट्स पहने थे। उसने अपने बालों की 2 चोटी बनाई थी, बनी वाला हेयर बैंड लगा हुआ था। हाथों में उसने एक टेडी बेयर पकड़ा था। उसने होठों का पाउट बनाकर वो फोटो क्लिक करवाई थी। उसमें वह बहुत ही ज़्यादा क्यूट और मासूम लग रही थी। उसे देखकर कोई भी देखता रह जाए। थोड़ी देर तक कार्तिक को उस फोटो को बड़ी ही ध्यान से देख रहा था और धीरे धीरे करके उसका गुस्सा शांत हो गया। उसने उस फोटो को अपने कोट के पॉकेट में रखा है और एक नज़र पूरे केबिन पर डाली, जो तहस नहस हो गया था। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने अपने पॉकेट से फ़ोन निकाल और तुरंत कान पर लगा लिया। उधर से रूहान बोला, अंडरस्को प्रेसिडेंट, मीटिंग का टाइम हो गया है, सभी लोग आपका मीटिंग में इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर कार्तिक ने बिना जवाब दिए फ़ोन कट किया और तुरंत ही केबिन से बाहर निकल गया। बाहर आकर देखा तो तनिष्क अपना हाथ बांधे किसी कमांडो की तरह खड़ा हुआ था। उसे बिना देखे कार्तिक बोल, अंडरस्को मेरे आने से पहले सब क्लीन हो जाना चाहिए। इतना कहकर वह चला गया। तनिष्क तो उसे शांत देखकर एक पल के लिए हैरान है, क्योंकि जब वो बाहर आया था तो कार्तिक का गुस्सा साथ में आसमान पर था। उसे इस वक्त इतना शांत देखा तो उसे हजम ही नहीं हो रहा था। उसने ज़्यादा न सोचते हुए अपना सिर ना में हिलाया और किसी को फ़ोन करके केबिन को साफ करने के लिए कहा। वह भी कार्तिक के पीछे चला गया। वहीं दूसरी तरफ ईवा बात लेकर इस वक्त मिरर के सामने अपने काले घने बालों को सुखा रही थी। तभी उसकी नज़र अपने गले पर गई। उस पेंडेंट को अपने हाथों से पकड़कर बहुत ही ध्यान से देखने लगी। वह पेंडेंट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उसे ध्यान से देखा तो वह एक ताला था। ईवा जब होटल में थी तभी उसने अपने गले में पेंडेंट देखा था। उसने इसे बहुत खोलने की कोशिश की लेकिन नहीं खोल पाए। ये पेंडेंट उस अनजान शख्स का था जिसने ईवा की जान बचाते वक्त खुद की जान दे दी थी। वो उस पेंडेंट को मिरर के थ्रू देते हुए बोली, अंडरस्को मैं तुम्हें कैसे ढूंढूंगी, मेरी वजह से तुम्हारी जान गई थी। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगी चाहे जो कुछ भी हो जाए। उद्धरण चिन्ह। तभी उसे अपने मॉम की आवाज़ सुनाई थी। वो तुरंत ही अपने स्लीपर पहनकर रूम से भाग गई। उसने ये जाकर अपने पेट में कूद रहे चूहे को शांत किया, फिर रूम में जाकर आराम से बेड पर लेटकर अपने फ़ोन में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। बहुत देर मशक्क़त के बाद उसने वह ढूंढ लिया। वो खुश होते हुए बोली, अंडरस्को फाइनली मैंने तुम्हारा नंबर ढूंढ लिया। आई होप कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी क्योंकि मैं एक अच्छी और सच्ची फ्रेंड को नहीं खोना चाहती हूँ। फिर उसने एक गहरी सांस ली और उस नंबर को डायल कर दिया। कुछ रिंग जाने के बाद उधर से फ़ोन रिसीव हुआ। ईवा कुछ बोलने ही जा रही थी कि उस साइड से फ़ोन पर बात कर रहे शख्स की बातें सुनकर ईवा की शॉक हो गई और तभी उसके हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया। अल्पविराम। एपिसोड 10 ईवा का कोमा में जाना और न्यू एंट्री। अब आगे। ईवा ने एक गहरी सांस लेकर नंबर डायल कर दिया। 4-5 रिंग जाने के बाद उधर से फ़ोन रिसीव हुआ। ईवा कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उधर से एक लड़के की आवाज़ सुनाई दी जो कह रहा था, अंडरस्को सॉरी आप जिससे बात करना चाहती है वह अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर तो ईवा को शौक लगा। फ़ोन उसके हाथों से छूट गया और उसके हाथ पैर कँपने लगे। उसे तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुना। उसके आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगे। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर बाद कुछ सोचकर उसकी आईब्रो आपस में तन गई। उसने ही तुरंत ही फ़ोन उठाया। फ़ोन अभी भी चल रहा था। उसने फिर से कान में लगाया तो उधर से फिर से आवाज़ सुनाई दी, अंडरस्को आप जिससे बात करना चाहती है वह दुनिया में नहीं है।
उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ईवा गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोली ऋषि के बच्चे, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, एक बार तो मिल। अगर तुझे भगवान के पास ना पहुंचा दिया तो मेरा नाम ईवा जिंदल नहीं है। तुझे पता है मेरी क्या हालत हो गई थी यह सुनकर, अगर तेरी आवाज न पहचानती तो मैं तो कोमा में चली गई होती अब तक। चुपचाप रूह से बात कर, अगर मैं वहां आ गई ना तो तू भगवान को प्यार हो जाएगा। ईवा की धमकी सुनकर उधर से बात कर लड़का घबरा गया। वह बोला सॉरी दीदी, वह तो मैं बस मस्ती कर रहा था। हाँ, तेरी मस्ती के चक्कर में मैं भगवान को प्यारी हो जाती। ईवा गुस्से से बोली, तू छोटा है ना, छोटा बन के रहा कर, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है और यह सब छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, वरना फेल हो गया तो गोलगप्पे के ठेले लगाने पड़ेंगे तुझे। ईवा की बात सुनकर वो लड़का हंसते हुए बोला दी, वैसे भी पढ़ाई करने के बाद जॉब में इतनी कमाई नहीं होती जितना मैं गोलगप्पे के ठेले पर कमा लूंगा, आपसे तो मैं दोगुना चार्ज करूंगा, आना कभी मेरे गोलगप्पे के ठेले पर। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर ऋषि हंसने लगा। तभी उसके हाथ से किसी फोन छीन लिया। ये देखकर ऋषि ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक 19-20 साल की लड़की खड़ी हुई थी। उसे देखकर ऋषि बोला ईवदी का फोन आया है, इतना कहकर वह खेलने के लिए चला गया। क्योंकि वो ये रुकता तो उसकी बंद बजना ताया थी। ईवा का नाम सुनकर उस लड़की की आंखों में गुस्सा दिखने लगा। उसने फोन कट करना चाहा लेकिन कुछ सोचकर उसने अपने कान में लगाकर गुस्से से बोली अब क्या है तुझे चैन नहीं मिला मुझे इतना कुछ सुनाकर। उद्धरण चिन्ह। उसकी यह बात सुनकर इस थोड़ी देर चुप रही, फिर रोते हुए बोली रू, क्या तुम अपनी इकलौती फ्रेंड को माफ नहीं करेगी? माफ कर दे ना, गलती हो गई मुझसे। उद्धरण चिन्ह। नहीं, मुझे कोई बात नहीं सुननी। उधर से वह लड़की बोली, मैं तुझे सब कुछ समझती हूँ, तू मुझे शाम को मिलेगी। ईवा की बात सुनकर उस लड़की ने साफ मना कर दिया, मैं कुछ नहीं जानती, मैं तेरा इंतजार करूंगी, मैं तुझे एड्रेस सेंड कर दूंगी। इतना कहकर ईवा ने अपना फोन कट कर दिया। फोन कट होते हैं वह लड़की भी फोन रख वहां से चली गई। रात के 8 बजे लॉटरी क्लब के अंदर तेज आवाज में गाना बज रहा था, जिसमें यंग एज के लड़के लड़कियां मजे से डांस कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था तो कोई फ्रेंड के और कोई अकेले यहाँ पर मस्ती करने आए थे। वही एक कोने में बैठी लड़की अपनी खूबसूरत नज़रों से पूरे क्लब को देख रही थी, लेकिन उसकी नज़रें बार बार गेट की तरफ ही जा रही थी। उसे देखकर लग रहा है कि वह किसी का इंतजार कर रही हूँ। वह लड़की हाथ जोड़ते हुए ऊपर देखकर बोली भगवान जी प्लीज़ उसे भेज दो ना, मैं पक्का उसके पैर पड़कर माफ़ी मांग लूँगी, प्लीज़ 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 भेज दो ना। आप अपनी इस क्यूट सी प्यारी सी बेटी की इत्तू सी बात नहीं मान सकते हैं, प्लीज़ भेजो ना। जी हाँ, यह और कोई नहीं ईवा है। वो उस लड़की से मिलने आई थी जिससे वह बात कर रही थी। ईवा इस वक्त बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने इस वक्त ब्राउन कलर का वन पीस पहना हुआ था जो उसके कंधे पर सिर्फ एक डोरी से टिका था। उसने अपने लंबे घने बाल को खुला छोड़ था। मेकअप के नाम पर सिर्फ आंखों पर गहरा काजल, होठों पर लिप बाम लगाया था। इसमें भी वह भला की खूबसूरत लग रही थी। उस क्लब में जितने भी लड़के थे सब उसे ताड़ रहे थे, लेकिन ईवा से इससे कोई मतलब नहीं था। वह तो बस उस लड़की का इंतजार कर रही थी। वह भगवान से बातें कर रही थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर टैप किया। 1-2 बार तो उसने इग्नोर किया, लेकिन फिर झल्लाकर पीछे मुड़कर बोली क्या है, शांति से रहने नहीं दे सकते क्या? उसने इतना ही बोला था कि सामने खड़े शख्स को देखकर उसके बोलती बंद हो गई। वह तुरंत चेयर से उठी और उस शख्स के गले लगकर कुछ होते हुए बोली थैंक यू सो मच आने के लिए, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। उद्धरण चिन्ह। जी हाँ, यह ईवा अपनी बेस्ट फ्रेंड का इंतजार कर रही टाए। ये लड़की कोई और नहीं, वही इनका नाम रूहानी है। देखने में ईवा से कम नहीं है, भला की खूबसूरत है। ये ईवा की सबसे बेस्ट से भी बेस्ट फ्रेंड थी। राहुल की वजह से ईवा ने रूहानी से अपने रिश्ते तोड़ लिए थे। रूहानी ईवा को अपने से दूर करके रूड वॉइस में बोली तूने मुझे क्या बताने के लिए बुलाया है? जल्दी बता, क्योंकि मेरे पास फालतू लोगों से बात करने का टाइम नहीं है। उद्धरण चिन्ह।
उसकी बात सुनकर ईवा एकटक उसे देखने लगी, फिर सैद होते हुए बोली अंडरस्को, तू ऐसे क्यों बोल रही है, तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। उद्धरण चिन्ह, मेरी कोई भी फ्रेंड नहीं है, मैं अजनबी से ज़्यादा देर बात नहीं करती, इसी वजह से जो बोलना है जल्दी बो। अंडरस्को रूहानी की तीखी बातें सुनकर ईवा की आंखों में आंसू आ गए। उसे पता थे कि उसी की गलती है तो उसे रूहानी को मनाना होगा, वरना वो उसे को देगी। ईवा ने रूहानी का हाथ पकड़ा और उसे चेयर पर बिठाते हुए बोली अंडरस्को, तू यहाँ पर बैठ, तुझे कुछ बताना है। उद्धरण चिन्ह, फिर खुद भी चेयर पर बैठ गई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली अंडरस्को, देख मैं तुझे जो बताने जा रही हूं ना, तू अपना दिल संभल कर रखना वरना तुझे हार्ट अटैक भी आ सकता है। उसकी बात को रूहानी ने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और उसे गुस्से से देखते हुए बोली अंडरस्को, तुझे जो बोलना है जल्दी बोल। ईवा ने एक गहरी सांस ली और ऐसा कुछ कहा जिसे सुनकर रूहानी चेयर से गिरते गिरते बची और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुना। तो दोस्तों आगे क्या होने वाला है ये जानने के स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ SKR नॉवल बॉय यूट्यूब चैनल पर।